अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? क्या चल रहा था इतनी देर से? अभी क्लास स्टार्ट हुई। अच्छा भाई, तो कहाँ थे हम? फायरबेस पे। अच्छा, फायरबेस ने भी अब एआई दे दी है भाई। फायरबेस आजकल जितनी भी चीज़ें हैं ना, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े सोशल ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स, सभी एआई लेके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उनको पता है एआई अगर नहीं लाएंगे ना हम, तो पीछे रह जाएंगे, लोग हमें यूज़ करना छोड़ देंगे। ठीक है। व्हाट्सएप में एआई आ गई, फेसबुक तो पूरी तरह से हर ऐप के अंदर अपनी एआई ले आया। कमेंट कर रहे हो वहाँ एआई, हर जगह एआई। गूगल एआई ले आया। ठीक है। ओपन एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह, ट्विटर वगैरह, हर कोई एआई पे खेल रहा है आजकल। तो फायरबेस में भी अभी रिसेंटली इन्होंने ना जनरेटिव एआई लॉन्च किए कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, देखिए फायरबेस जो है ना, पहले है क्या थोड़ा समझते हैं, इसके फायदे नुकसान सब समझते हैं। ठीक है ना। पहले देखिए, हमने जो है ना अभी तक समझे पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड पढ़ लिया है। ठीक है। हम अपने आप को एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बोल सकते हैं और किसी भी जगह पे इंटरव्यू देके वहां पे काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। हम कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। बस हमें कोई जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड का कोई फ्रेमवर्क लाइब्रेरी नहीं आती। ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगाएंगे, एक आध हफ्ता। ये खुद से सेल्फ लर्निंग की बात कर रहा हूँ, एक आध हफ्ता आप लगाएंगे, सीख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम अपने आप को ना फ्रंट एंड डेवलपर बोल सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भाई वेबसाइट का पूरा इंटरफेस बना दे, यूआई वगैरह कंप्लीट, और उसमें इंटरेक्टिविटी ऐड कर दे कि भाई इस बटन के क्लिक पे ये काम हो रहा है। ठीक है। या फिर कोई एपीआई वगैरह यूज कर ले। ठीक है। किसी को मैसेज भेजना है तो बैकएंड डेवलपर ने एपीआई दे दी कि भाई इस पे हिट करना, मैसेज चले जाएगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रंट एंड डेवलपर की ना। ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड में भी हमने सब कुछ नहीं पढ़ लिया है, समझे। 50% फ्रंट एंड पढ़ लिया हमने, और भी इतनी चीज़ें भरी हैं कि अगर आप फ्रंट एंड की बात करें तो पूरा 1.5-2 साल लग जाए सीखने में, इतना कुछ। लेकिन हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है फ्रंट एंड के अंदर। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें बची है ना, समझे, 50% हमने पढ़ ली और 50% जो बची है ना वो काम के साथ आएंगी। काम करते करते चीज़ें जो है ना आपको पता चलती रहेंगी कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब बैकएंड का क्या सीन है कि यार बैकएंड पर भी एक एप्लीकेशन बनती है जिस तरह हम फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है। फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन जो होती है वो यूज़र के लिए बनाई जाती है कि जो भी यूज़र है इसको विजिट करे, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। उसमें सारी इंफॉर्मेशन देख सके। ठीक है। जो भी फंक्शंस वगैरह इसको यूज़ कर सके, तो ये फ्रंट एंड होता है। इसको हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। ठीक है ना। बैकएंड का क्या सीन होता है? बैकएंड पे एक एप्लीकेशन होती है जो कि ब्राउजर वगैरह पे नहीं, बल्कि किसी एक सर्वर पे बैकएंड के अंदर रन हुई हुई होती है। ठीक है। वो किसी को भी शो नहीं होती। ठीक है। यूजर को पता ही नहीं कि ये बैकएंड ऐप है और ये कहाँ चल रही है। ठीक है। लेकिन एक पूरी बैकएंड एप्लीकेशन बनी हुई होती है। फ्रंट एंड में तो भाई इजी है कि हम क्या करते हैं, कोड लिखते रहते हैं, सामने व्यू आता रहता है और वो फ्रंट एंड बनता रहता है। ठीक है। बैकएंड में सिर्फ हम कोड लिखते हैं और उसको रन करके देखते हैं, कोई हमारे पास व्यू वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं आती। ठीक है। होता ये है कि हम एक कोड वगैरह लिख देते हैं और वो जो कोड है फिर वो फ्रंट एंड के साथ एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक है। तो ये बैकएंड होता है। अच्छा, बैकएंड बनाते क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ कि यार देखिए, फ्रंट एंड तो हो गया, अब यूज़र हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, हमने अपनी वेबसाइट में काफ़ी सारे फीचर्स रखे हुए हैं। यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, यूज़र लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, यूज़र को नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, पोस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये जितना भी यूज़र काम कर रहा है ना, इन सब का जो डेटा है वो हम कलेक्ट करके अपने पास सेव करवा रहे हैं। तो वो डेटा सेव कहाँ पे होता है? वो सेव होता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। डेटाबेस क्या चीज़ है, समझे, एक तरह की हार्ड ड्राइव है। ठीक है। तो जो भी डेटा हमें वेबसाइट से मिला वो सारा डेटा जो है ना वो एक हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हो रहा है। हार्ड ड्राइव क्या है? एक डेटाबेस। ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेस इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखें, एक हार्ड ड्राइव हमारे पीसी की है, पीसी बंद करेंगे ऑफलाइन हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। लेकिन एक हमने स्पेस जो है ना अपनी एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट की और उसको लाइव कर दिया किसी सर्वर के ऊपर। सर्वर क्या चीज़ है? कोई ऐसा कंप्यूटर जो एनी टाइम अप है। ठीक है ना, और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो
हम ऐसी चीज़ नहीं बना सकते क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी और ने ये चीज़ बनाई होती है तो हम उससे ना बाय कर लेते हैं, ठीक है, रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। इसकी शायद एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी, खैर एक एग्जांपल देता हूँ कि यार इसका सर्वर का सीन होता क्या है, सर्वर क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने देखिए फ्रंट एंड बनाया और हमने ना फ्रंट एंड बना के ना 2-3 तरह की ना टाइप्स की होस्टिंग पढ़ी, याद है, नेटलिफाई, सर्ज, फायरबेस भी पढ़ा था, नहीं फायरबेस नहीं पढ़ा, नेटलिफाई, सर्ज और एक और गिटहब, ठीक है ना। तो हो ये रहा है, हमने वेबसाइट बना ली, हमारे पास फाइल्स हैं HTML की और CSS की, ठीक है। जब तक हमने होस्ट नहीं की, हम फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, हमारे ब्राउजर पे चल रही है। अब किसी और को वेबसाइट दिखाने के लिए हमने उसको सर्वर के ऊपर अपलोड किया। अब सर्वर क्या है, सर्वर ऐसा सिस्टम है जो कि एनी टाइम अप है, ऑन है और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो हमने अपनी फाइल्स को वहां पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और उसका एक एड्रेस हमें मिल गया, उस एड्रेस पे जाके कोई भी हमारी फाइल्स को देख सकता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट होस्टिंग के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बैकएंड ऐप जब आप बनाएंगे तो उसकी भी होस्टिंग होगी, उसके लिए भी सर्वर चाहिए होगा जहाँ पे जाके वो चले। अगर आपने फ्रंट एंड और बैकएंड अपने पीसी में चलाना है तो वो तो इसी में रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप खुद देख सकेंगे, उसको कोई दूसरा नहीं देख सकेगा। लेकिन आप अगर उसको लाइव करना चाह रहे हैं कि भाई दुनिया भर में जो भी चाहे उसको यूज़ करे, तो उसको हमें सर्वर पे डालना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम अपने इस पीसी को सर्वर बनाने जाएँ तो इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो पीसी अच्छा होना चाहिए, एक दूसरा ये कि एनी टाइम ऑन रहे, ठीक है ना। पीसी अच्छा नहीं होगा, 24 घंटे ऑन रहेगा, गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पीसी होना चाहिए। दूसरा ये ऐसे चलना होना चाहिए भाई, कंप्यूटर हमारा ठंडा रहे, ठीक है। ATM में आप देखते हैं ऐसे चल रहे होते हैं, कोई इसी वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज़, तीसरी चौथी चीज़ क्या कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर चल रहा है सारा दिन, 200-250 यूनिट लेता है कंप्यूटर, ठीक ठाक हमारा बिल आ जाएगा। बिजली वैसे ही बहुत महंगी है हमारे लिए पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सर्वर बनाते ही नहीं है, हम बोलते हैं किसी और ने बनाया हुआ है, हम उससे रेंट पे ले लेंगे। वो वाला हमारा पड़ता है बहुत चीपेस्ट, ठीक है, रेट में, ठीक है। जैसे इसके लिए आपको 10,000 लगाना पड़ रहा है ना, वो 500 रुपये में आप ले लेंगे, ऐसा सीन है, ठीक है। अच्छा, वो वाला सर्वर देता कौन है, तो ये भी एक बिजनेस है, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन एक वेबसाइट है, आपको सबको पता है, शॉपिंग वगैरह करते हैं लोग, जाके सेल परचेज सब कर रहे होते हैं। तो शुरू में हुआ ये, अमेज़ॉन की वेबसाइट थी बेहतरीन, बहुत पुराना है अमेज़ॉन ना, ठीक है, लोग उस पर शुरू से शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो कुछ ना इवेंट्स आते थे लाइक ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, या इस तरह के और भी होते हैं। तो उसमें क्या होता था, अमेज़ॉन ना 50% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरह की सेल लगाता था। तो दुनिया भर से उसकी वेबसाइट पे ना ठीक ठाक ट्रैफिक आता था, ठीक है। अमेज़ॉन ने अपना एक सर्वर बनाया हुआ था और उस पर अपनी वेबसाइट अपलोड की हुई थी, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। तो जब भी उस पर कोई यूज़र आता वो सर्वर उसका अप था। लेकिन जब वो इवेंट्स होते थे, उस पर लोड आता था, तो जो सर्वर था ना वो डाउन हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ठीक है, उसकी स्पेक्स कम थी या XYZ जो भी चीज़ें थी। तो फिर अमेज़ॉन ने क्या किया भाई, एक सर्वर था ना, 1000 सर्वर ले लिए, ठीक है। अब लोड आया भाई जितना भी आ रहा है, तो जिस दिन आप इवेंट हुआ, लोड आया, सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वर इतने सारे हो गए भाई, और सारे जो है ना स्पेक्स भी सबकी बेहतरीन। तो अब हुआ ये कि जब वो इवेंट गया, बाकी सारे डेज जो है ना वो सारे सिस्टम फ्री हैं, संभाल ही नहीं हो रहा, लोड बहुत कम है, वो ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। तो फिर अमेज़ॉन ने क्या किया, एक काम करते हैं यार, हम तो यूज़ करते हैं इसको, अब ना रेंट आउट करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास तो फ्री पड़े हैं, इतना लोड नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, रेंट आउट करते हैं, लोगों को इसमें स्पेस दे देते थोड़ी सी, तो लोग हमसे स्पेस लेंगे और हमें पैसे देंगे, ठीक है। तो इस तरह अमेज़ॉन ने बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है, AWS ने, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के नेम से बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। अच्छा, ये एक अमेज़ॉन की एग्जांपल थी, हर कोई कर रहा है, गूगल भी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा है, और ये तो 3 बड़े जाइंट्स हैं, और दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये वाला काम कर रही हैं कि भाई सर्वर बना लिए, अपने डेटा सेंटर वगैरह सब बना लिए और उसको लोगों को रेंट आउट कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह भाई फायरबेस भी है।
फायरबेस की हिस्ट्री ये थी कि यार किसी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया था ये ना एज FYP के तौर पे ना। तो हुआ ये, फिर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने, सर्वर वगैरह सब खड़ा कर दिया और बेहतरीन हर चीज़ हो गई इसकी, लोग यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो फिर गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, अच्छा लगा, बेहतरीन सब्जेक्ट। फिर इसमें जितनी भी चीज़ें, अच्छा सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस बनाया था उन लोगों ने, सिर्फ डेटाबेस बनाया था और रियल टाइम बनाया था। रियल टाइम बताता हूँ भी क्या चीज़ होती है। डेटाबेस समझ में आ गया ना, कि भाई जहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो रही है। रियल टाइम क्या चीज़ थी कि डेटाबेस ऐसा बनाया कि यार, अच्छा सबसे पहली चीज़ ना, डेटाबेस आपको समझ में आया। एक चीज़ पहले समझें कि डेटाबेस में कभी भी कोई डेटा भेजना होता है ना, वो फ्रंट एंड से नहीं भेज सकते हम, ठीक है, उसके लिए चाहिए होता है सर्वर, बैकएंड एप्लीकेशन चाहिए होती है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन से नहीं भेज सकते। अगर डीबी में कोई डेटा सेव करवाना है तो एक रूल है कि भाई बैकएंड एप्लीकेशन ही सेव कर सकती है, क्योंकि इसमें ना सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। अब फ्रंट एंड से अगर सेव कर रहे होंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, ये डीबी का एड्रेस है, यहाँ पे जाके डेटा आपका सेव हो रहा है। बैकएंड ऐप किसी को पता ही नहीं कहाँ चल रही है, ठीक है, बस वो API के थ्रू बैकएंड से कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। इसका ऐसा है कि यार कंपनी का बॉस है, एम्प्लॉय जो है ना उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, ठीक है, बीच में एक असिस्टेंट है वो उसके पैगाम पहुँचाता है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय है उसने असिस्टेंट को बोला यार ये बात पहुँचा दो, वो जाके पहुँचा देता है और जो भी जवाब आता है वो बता देता है। एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं जाए, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि कहाँ बैठा हुआ है बॉस, ठीक है ना। तो ये बीच में असिस्टेंट वाला जो काम है ना, ये API और बैकएंड ऐप वगैरह का है, बॉस क्या है डीबी। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये की गई कि ना ये इन्होंने डेटाबेस बनाया और ये ऐसा डेटाबेस बनाया जो कि सर्वरलेस है, ठीक है, इसके लिए सर्वर की या बैकएंड एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप फ्रंट एंड से ही डायरेक्टली चीज़ें वगैरह सेव करवा सकते हैं, कोई भी डेटा सेव करवा सकते हैं, गेट करवा लें, डिलीट, जो भी करना है, पूरा करंट ऑपरेशन जो है वो आप कर लें परफॉर्म। तो सबसे पहली चीज़ ये थी इसकी, और दूसरी चीज़ की थी रियल टाइम भी था। रियल टाइम का सीन ये होता है कि आपके फ्रंट एंड पे डेटा शो हो रहा है, जैसे आप फेसबुक पे कमेंट करते हैं, आपका कमेंट जाता है, किसी दूसरे का कमेंट आता है तो फौरन से आपको शो हो जाता है, आपको पेज वगैरह रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। पेज रिलोड करेंगे तो सारा डेटा आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप पेज रिलोड नहीं भी करते तो भी आपको कमेंट शो हो जाता है। इसी तरह मैसेजेस, कोई आपको मैसेज भेजता है फौरन शो हो जाता है। तो ये वाली चीज़ होती है रियल टाइम, ठीक है भाई, रियल टाइम में डेटा जो है आपको शो हो रहा है, ठीक है, और जो आपका जो दूसरा यूज़र है जिससे आप चैट कर रहे हैं उसको भी शो हो रहा है, और वो जो आपको मैसेज भेज रहा है आपको भी शो हो रहा है। तो ये रियल टाइम वाली चीज़ ना ये बनानी पड़ती थी वेब सॉकेट वगैरह के थ्रू, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए ना इम्प्लीमेंट करनी पड़ती थी बैकएंड ऐप में, तो जाके ये चीज़ बनती थी। तो फायरबेस में अच्छा ऑप्शन क्या है, इन्होंने रियल टाइम पे बना दिया, सर्वरलेस प्लस रियल टाइम डीबी, ठीक है। तो इस वजह से ना अपना पॉपुलर हो गया, लोग इसको यूज़ करना शुरू होगा। फिर गूगल ने जब से इसको खरीदा तो उसके बाद फिर गूगल ने इसको और इम्प्रूव किया, चीज़ें इसमें ऐड की, होस्टिंग, स्टोरेज, फाइल स्टोर, AI, ठीक है, अभी AI डाली है, फंक्शंस, पता नहीं क्या क्या गूगल ने इसमें ऐड कर दिया। तो गूगल ने इसको सेपरेटली रन करता है, मतलब गूगल क्लाउड भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं, चीज़ें हैं, लेकिन फायरबेस भी एक सेपरेट पूरे एक सर्विस है गूगल की, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें गूगल आपको दे रहा है और फ्री में भी दे रहा है, ठीक है, जिसमें एक डेटाबेस है, ठीक है। तो डीबी के साथ ना फिर उन्होंने एक और डेटाबेस उसी तरह का लॉन्च किया। रियल टाइम डीबी का ना थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज था और उसमें थोड़े से इश्यूज थे, क्यूरीज वगैरह होती है। क्यूरी क्या होती है कि यार कोई भी डेटा आपको अगर डेटाबेस से चाहिए होता है तो उसके लिए ना आप क्यूरी करते हैं कि भाई इस तरह का डेटा मुझे चाहिए, वो ला के दो। तो रियल टाइम डीबी में क्यूरीज वगैरह के इश्यूज थे, ये सारे थे। तो फायरबेस ने, गूगल ने फाइल स्टोर के नाम से एक और डेटाबेस लॉन्च कर दिया। पूरे सारे फीचर्स जो रियल टाइम डीबी में थे वो इसमें भी आ गए, और प्लस इसके अंदर क्यूरीज वगैरह भी आ गए। अच्छा, सिक्योरिटी का जो इशू था कि भाई डायरेक्ट फ्रंट एंड से आप डीबी को एक्सेस कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, डेटा सेव कर रहे हैं,
तो इसके लिए फिर इसने कुछ रूल्स वगैरह की चीज़ें बना दी कि यार ये रूल्स होते हैं, ये लिख दो, हम आपका डेटा सिक्योर कर लेंगे। लेकिन फुली सिक्योर नहीं होता, ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है या कोई बैंकिंग एप्स वगैरह होती हैं वो तो नहीं यूज़ करेंगे इसको बिल्कुल भी ना। लेकिन ना काफ़ी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, ठीक है, जो कि यूज़ कर रही हैं फायरबेस को, और उनके लाखों यूज़र्स हैं, ठीक है, मैंने भी बनाई है, ठीक है, तकरीबन 3-4 ऐप्स ऐसी हैं जो मैंने बनाई हैं और उसके 2 लाख 3 लाख ऐसे यूज़र्स हैं, यूज़ कर रहे हैं इसको आराम से, कोई भी इशू नहीं आ रहा, सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सेट चल रही हैं। डेटा इसमें कोई ऐसा नहीं था जो ऐप्स बनाई कि जो कॉन्फिडेंशियल हो और हमें डर हो कि यार हैक ना हो जाए, ठीक है। नॉर्मल डेटा था, सोशल टाइप ऐप थी, बुक लाइब्रेरी इस तरह जैसी थी, ग्रामर लर्निंग वगैरह, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था कि भाई हैक भी हो जाए तो क्या मसला है, ठीक है भाई। तो ये सारी कहानी थी फायरबेस की। तो अच्छा, अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम जो है ना, अच्छा इसमें हम देख लें क्या क्या है। बिल्ड का एक ऑप्शन है, बिल्ड में हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐप चेक, फायरबेस ML, मशीन लर्निंग भी देता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐप होस्टिंग दे रहा है, जैसे आप नेटलिफाई सर्च गिटहब पे कर रहे हैं ना, फायरबेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइल स्टोर, इसका भी मैंने बताया, पहले रियल टाइम DB था, फिर फाइल स्टोर आ गया, ये रियल टाइम डेटाबेस था, ये सबसे पहला प्रोडक्ट था इसका, रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें ना इसमें आती गई। अब ये जैन किट मतलब जनरेटिव AI किट है, ये अभी रिसेंटली आई है, तब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 2-3 महीने हुए होंगे। क्लाउड फंक्शंस, क्लाउड स्टोरेज, डेटा कनेक्ट, एक्सटेंशन, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हमारी काम की कौन कौन सी चीज़ें और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहली चीज़ पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल स्टोर और फिर हम पढ़ेंगे क्लाउड स्टोरेज, तीनों चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। बाकी ये क्लाउड फंक्शन, डेटा कनेक्ट, मेरे ख्याल से AI भी फ्री नहीं होगी, और ये ML वगैरह भी, ये सारी चीज़ें पेड वाले वर्जन में आती हैं इसके, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट अच्छी खासी है, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इतने सारे यूज़र्स पहुँच गए, सारे यूज़र फ्री में, ठीक है, लाखों यूज़र फ्री में आ गए इसके अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर। और फाइल स्टोर में तकरीबन ये 1 GB तक का डेटा अलाउ करता है फ्री, ठीक है। 1 GB जो है ना वो एक बहुत बड़ा साइज होता है डेटा का, ठीक है। तकरीबन बिलियन यूज़र भी आ जाए ना, बिलियन यूज़र हो उनका डेटा हो तो भी 1 GB फुल नहीं होगा, ठीक है। 1 GB टेक्स्ट डेटा जो है ना उसके लिए बहुत होता है, ठीक है। तो ये 1 GB तक फ्री देता है, लेकिन इसकी जो है ना लिमिट जो है ना वो स्टोरेज पर नहीं बल्कि बैंडविड्थ के ऊपर होती है। बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है कि कितने डेटाबेस से ना डेटा रीड करा जा रहा है, कितनी बार डाउनलोड करा जा रहा है, और कितनी बार डेटाबेस में डेटा राइट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब डाउनलोड कितनी बार हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है, तो इस पर लिमिट लगाई हुई इसने, ठीक है। तो तकरीबन ये 50,000 रीड और 50,000 राइट्स देता है दिन के, फ्री में, बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन SMIT के भी क्विज ऐप जो है ना वो भी फुल हो गई, उसमें 50,000 रीड राइट फॉरन 2-3 घंटे में हो जाते हैं, ठीक है। कि स्टूडेंट जो है ना वो बैठे बैठे रिलोड कर रहे होते हैं क्विज को, और वो रिलोड होता रहता है, वो डेटा बार बार आता रहता है, तो इसके वजह से वो लिमिट फुल हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही लिमिट बहुत होती है, 50,000 बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी लिमिट थी। और क्लाउड स्टोरेज, अच्छा क्लाउड स्टोरेज ना बहुत कम ऐसी सर्विस होती है जो आपको फ्री में दे रही हो, ठीक है। ये आपको फ्री में दे रहा है, कितना दे रहा है, 5 GB तक फ्री में दे रहा है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज क्या चीज़ होती है, जहाँ पे अपनी आप फाइल्स वगैरह स्टोर करवाते हो। फेसबुक में आप कमेंट करते हो ना, तो एक होता है टेक्स्ट का ऑप्शन, आपने हेलो लिखा, कमेंट कर दिया, हेलो चला गया। एक होता है कि आपने पिक्चर सेलेक्ट की, पिक्चर ऐड हुई, कमेंट किया, पिक्चर भी गई और टेक्स्ट भी गया। तो जो कमेंट और टेक्स्ट होगा ना, वो टेक्स्ट जा रहा होगा डेटाबेस के अंदर, और आपकी जो पिक्चर जा रही होगी वो जा रही होगी क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज अलग चीज़ होती है और डेटाबेस अलग चीज़। डेटाबेस में आप क्या सेव करवा रहे हैं, टेक्स्ट डेटा। क्लाउड स्टोरेज में आप क्या सेव करवा रहे हैं, फाइल्स। फाइल्स में ना कुछ भी आ सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, PDF हो सकती हैं, वीडियोस,
तो ये सारी चीज़ें जितनी भी फाइल में शामिल है वो इसमें होती हैं। अच्छा, अगर हम फाइल स्टोर की अब देखें कि लिमिट वगैरह क्या है, यहाँ ये नहीं बताएगा, शायद ये बताएगा प्राइसिंग के ऊपर ना, प्राइसिंग। ठीक है, इसकी दो प्लान होते हैं, एक स्पार्क वाला और एक ब्लेज वाला। ये नो कॉस्ट है, मतलब इस पर 1 रुपया भी नहीं लगता आपका। ठीक है, फ्री है। और ये पे एज यू गो है, मतलब जितना आपने यूज़ किया उतना आपने पैसा दिया। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी बिजली के बिल की तरह नहीं है, वो तो कम भी यूज़ करो ज़्यादा आता है ना। ठीक है, ये जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आएगा। ठीक है ना। तो खैर, लेकिन हमें ना इस पर बहुत कम जाना पड़ता है कि जब हमारे यूज़र, हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई और डेली का बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक है, तो हम इस पे जाएंगे। लेकिन जब ऐसा होगा ना कि जब हमारी ऐप पे इतने सारे यूज़र आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है हम फिर कमा भी रहे होंगे, यूज़र से पैसे भी ले रहे होंगे, तो फिर ये लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसमें वैसे फ्री वाले में क्या क्या भाई, ऐप होस्टिंग जो है ना ये इसमें नहीं है। देखें, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, इसमें नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो इतनी आपको स्पेस दे रहा है और इतने डॉलर में दे रहा है। हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं सिर्फ वही देखते हैं। देखें, ऑथेंटिकेशन में ना ये इसने लिमिट लगा दी है, पहले काफ़ी सारी देता था, लेकिन फ़ोन ऑथ के लिए तकरीबन 10 SMS दे रहा है पर डे। ये बहुत कम कर दिया इसने, पहले ज़्यादा था। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता यही होता है, जब एक चीज़ चल जाती है ना तो उस पर पैसे ठुक जाते हैं बाद में। तो पहले ये दिन के इतने सारे SMS भेज दिया करता था, लेकिन अब ये 10 दे रहा है। SMS का क्या सीन है कि जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, फ़ोन नंबर डालते हैं, आपको OTP आता है और OTP डालते हैं, वेरीफाई हो जाता है, अकाउंट बन जाता है। तो यही चीज़ फायरबेस भी आपको दे रहा है, 2-3 फंक्शन लिखे, काम हो गया फ्रंट एंड पे, और सारा कोड भी दे रहा है, मतलब फ़ौरन हो जाता है आपका काम। लेकिन इसने अब लिमिट जो है ना बहुत कम कर दी, 10 SMS पर डे। SMS वाला जैसे व्हाट्सएप में होता है ना कि व्हाट्सएप जैसे आप खोलते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं और सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे OTP आता है, SMS आता है, कोड आता है, फिर आप व्हाट्सएप में जाके वो कोड डालते हैं तो आप वेरीफाई होते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है या अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो इस तरह ये वाली चीज़ ना काफ़ी सारी और ऐप्स में भी आपने देखी होगी। हाँ, तो कॉस्ट बचाता है ना व्हाट्सएप का, यही सीन, सबका यही सीन है भाई। आप किसी के भी जाओगे ना, SMS की आती है कॉस्ट। पाकिस्तान में रहते हुए ना हाजी सैलानी भी आपको SMS भेजते हैं ना, आते होंगे मोबाइल में कभी ना कभी, तो उसकी भी ना 4-5 रुपये एक SMS की कॉस्ट होती है। ठीक है, आप सोचें अगर 10,000 बच्चों को भेजे तो ठीक ठाक पैसे लग गए। तो इसी तरह इंटरनेशनल मैसेज की ज़्यादा कॉस्ट होती है कि भाई अब जैसे पाकिस्तान में हमारी ऐप है और USA में कोई बैठा है, उसने अकाउंट में आ लिया, ठीक है, अब उसको USA के नंबर पे मैसेज जाएगा ना तो हमें तकरीबन 10-15 रुपये देने पड़ जाएंगे पर मैसेज। ठीक है, अब वो दोबारा रिसेंट दबाता रहे और आपने खोला हो तो हो गया काम। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रिसेंट बटन जो है ना बंद कर देते हैं कि भाई 1 घंटे बाद भेजना, अभी तो भेजा है, तो बंदा तंग आगे बंद कर देता है, नहीं भेजना नहीं। तो फायरबेस आपको 10 दे रहा है, लेकिन पहले ज़्यादा थे। अच्छा, मंथली एक्टिव यूज़र जो है ना तकरीबन 50,000 पर मंथ इसमें आ सकते हैं। ठीक है, और ये इसको ये शायद इसके एल्गोरिथम में कुछ है। ठीक है, खैर यूज़र की ना लिमिट अच्छी खासी है वैसे इसकी ना, यूज़र तो आ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन किस किस टाइप की है इसमें, एक ऑथेंटिकेशन है जो आप ईमेल पासवर्ड से करवा सकते हैं। अच्छा, ऑथेंटिकेशन होती क्या सबको पता है, अकाउंट जो बनता है ना, जैसे फेसबुक में साइन अप होता है और हर वेबसाइट में होता है। ठीक है, तो अगर हम बैकएंड ऐप बनाते हैं और फायरबेस यूज़ नहीं करते, कोई और डेटाबेस यूज़ करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन वगैरह सब हमें खुद करनी पड़ती है। कस्टम लॉजिक, अपने फंक्शंस, अपनी लॉजिक, सब कुछ अपना। फायरबेस क्या कर रहा है, बना के दे रहा है, ऑथेंटिकेशन इसने बना के रख दी। कौन सा वाला, आई एम नॉट अ रोबोट वाला ना, हाँ इसमें भी होता है, ये भी देगा। MongoDB डेटाबेस है, ठीक है, और वो जो है ना जो भी बता रहा हूँ डेटाबेस जो है ना उसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई अब MongoDB में ना आप डायरेक्टली फ्रंट एंड से डेटा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और MongoDB ना एक सेपरेट डेटाबेस है। फायरबेस गूगल का डेटाबेस है, गूगल ने बनाया। फायरबेस डेटाबेस नहीं है, फायरबेस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटाबेस और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डेटाबेस की ख़ास बात ये है कि ये सर्वरलेस है और रियल टाइम भी है, और इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो डेटाबेस को यूज़ करके होती हैं ये आपको पहले से बना के दे रहा है। जैसे लाइब्रेरी में काम होता है ना, बनी बनाई चीज़ मिल जाती है,
तो फायरबेस का ये फायदा है। मोंगोडीबी बस एक डेटाबेस है, जो कुछ करना है खुद करना है, सब कुछ खुद बनाना है, और मोंगोडीबी को एक्सेस करने के लिए आपको बैकएंड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो बताता हूँ। कौन सा अटैक? इसके बारे में तो नहीं पता था मुझे। डीडोस अटैक, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, HTTP वेब सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ भाई, कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता सकता है ये वाली चीज़ जो है ना। तो खैर थोड़ा बहुत मतलब हम क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए ना, यहाँ पे ये कैप्चा वगैरह ही होता है, ठीक है। तो इससे जैसे फ़ोन ऑथेंटिकेशन है, अब फ़ोन ऑथेंटिकेशन में भी ना फायरबेस जो है ना कैप्चा देता है, इसके बगैर अलाउ नहीं करता, ताकि सिक्योरिटी इश्यूज ना आए कि भाई कोई भी आए बोर्ड वगैरह आके कोई ना बना दे, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ होती है वेबसाइट में ना, किसी अटैक से या हैक से बचने के लिए हम ये कैप्चा वगैरह डालते हैं, ठीक है, ताकि ना कम से कम अटैक्स हो, ठीक है। होता ये है कि अब जैसे SMIT का फॉर्म है, हैकर क्या करेगा, एक बोर्ड बना देगा, अब बोर्ड जो है SMIT के फॉर्म पे जाएगा और धड़ाधड़ एडमिशन डालेगा बच्चों के, और 2-3 लाख एडमिशन डाल देगा, हमारा पूरा सर्वर सिस्टम डाउन, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्चा डाल देंगे, ठीक है ना। कैप्चा कैसे डलता है कि अब मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि जब इस टाइम लिमिट ड्यूरेशन के अंदर, मतलब 10 मिनट के अंदर 10 एडमिशन आ जाए ना, तो आप क्या करना, कैप्चा शो कर देना फ़ौरन से कि भाई ये कैप्चा पहले क्लियर करो और उसके बाद फिर दूसरा एडमिशन लो। तो बोर्ड क्या करता है, बोर्ड उसको बाईपास नहीं कर सकता, बोर्ड वहाँ फंस जाता है, ठीक है ना। अच्छा वो तो मीम्स होती है, जो रियल रोबोट नहीं होता जो बैठा हुआ देख रहा हो, ये बोर्ड की बात हो रही है, ये प्रोग्रामिंग वाला बोर्ड होता है कि वेबसाइट को खोलता है और फिर डेटा वगैरह फीड करता है, अब फेक ट्रैफिक, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये एक अलग पूरी बड़ी फील्ड है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हम ये कैप्चा वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, इससे हमें बचा लेते हैं। फ़ोन ऑथ में भी लगा हुआ है यही ना, कि इसी वजह से लगाया इसने भी कि भाई कॉस्ट भी ज़्यादा है, और कोई आए हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा ऑथेंटिकेट करे तो SMS जाते रहेंगे, ठीक है, लॉस हो जाएगा हमारा। तो इस वजह से कैप्चा आ जाता है कि भाई पता चल जाए हाँ भाई बोर्ड नहीं है, इंसान है, ये सारी सीन है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन किस किस टाइप की है, इसमें ईमेल पासवर्ड वाली है, ईमेल प्लस पासवर्ड आप देंगे तो आपको यूज़र ऑथेंटिकेट करके दे देगा ये, ठीक है। यूज़र की एक आईडी बना के दे देगा कि इस आईडी का यूज़र मैंने अपने पास सेव कर लिया है, और वो सेव ही रहेगा। अब उसके लिए ना फायरबेस आपको 2 मेथड देता है, एक क्रिएट यूज़र का है कि आप यूज़र को क्रिएट कर लो, यूज़र साइन अप हो गया, और एक लॉगिन यूज़र का है कि जिस ईमेल पासवर्ड से आपने साइन अप किया था वही ईमेल पासवर्ड आप दो, मैं लॉगिन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, लॉगिन करते वक्त ये देखेगा कि साइन अप हुआ था या नहीं हुआ था, खुद देखेगा। अगर हुआ था और डिटेल सेम है, ईमेल भी सेम है, पासवर्ड भी सेम है, तो आपको यूज़र की आईडी ला के दे देगा, और अगर नहीं हुआ तो बोल देगा भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ईमेल पासवर्ड है, इसमें सोशल ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, ठीक है ना। लॉगिन विद गूगल कर सकते हैं क्योंकि फायरबेस गूगल का प्रोडक्ट है, बड़े आसानी से हो जाता है। लॉगिन विद फेसबुक भी हो जाता था, लेकिन फेसबुक ने अब काफ़ी सिक्योरिटी लगा दी, रूल्स लगा दिए, ठीक है। फेसबुक बोलता है कि अपनी पहले एप्लीकेशन लाइव करो, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी बनाओ, ठीक है, उसको रजिस्टर करवाओ, फिर जाके जो है ना मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप लॉगिन विद फेसबुक करो, ठीक है। और प्लस मेटा का बिजनेस अकाउंट लॉग, उसके बाद जाके मैं अलाउ करूँगा कि आप जो है ना लॉगिन विद फेसबुक करो। हाँ वही सेम चीज़, ठीक है ना। तो फिर जाके वो अलाउ करते हैं, इस वजह से वो हम कर नहीं सकते फिर, लेकिन ना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है लॉगिन विद गूगल से कि भाई लॉगिन विद फेसबुक भी ऐसे ही होता है। तो ईमेल पासवर्ड हो गई, सोशल हो गई, और अच्छा यहाँ पे बता देता हूँ आपको ना, खोल के यहाँ पे नज़र भी आएंगे। फायरबेस में ना, फायरबेस पे जब आप जाएंगे तो ये आपके गूगल अकाउंट से ही खुद साइन इन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, गो टू कंसोल का ऑप्शन होता है ऊपर, गो टू कंसोल पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना मेरे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बने हुए, आपके पास कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ऐड प्रोजेक्ट कर देंगे। और मैं काम करता हूँ या बना के देख लेते हैं, अगर बन जाए तो इसकी कुछ लिमिट होती है, जैसा कि आपको
शो कर रहा है कि आपकी जो लिमिट है पूरी हो गई ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा गूगल का अकाउंट खोल लेते हैं जिसके पास हमारे लिमिट हो फायरबेस की ना। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम दे दें। ठीक है भाई, वीकेंड कंफर्म कर दें, कंटिन्यू कर दें, इसको हटा दें कि सारी सर्विसेज अभी यूज़ नहीं करनी हमें। क्रिएट प्रोजेक्ट कर दें तो ये क्या करेगा, आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा और जितना भी आप काम करेंगे वो सारा इस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। समझे, एक एप्लीकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट। मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ क्विज ऐप, उसमें मैं फायरबेस की ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, डीबी स्टोरेज, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट होगा। फिर आप दूसरी ऐप बनाएंगे सोशल मीडिया ऐप, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन के लिए एक फायरबेस का प्रोजेक्ट। यहाँ से वो आपका प्रोजेक्ट हैंडल होगा सारा, वो ये सब खुद संभालेगा। बताते हैं अभी। ठीक है, तो ये पूरा इसका डैशबोर्ड होगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता रहा था, अभी तक चल रहा है हमारा इंट्रो ना। बिल्ड में हम देख रहे थे ऑथेंटिकेशन कि ऑथेंटिकेशन में हमारे पास क्या क्या है। गेट स्टार्टेड कर दो और उसके बाद यहाँ पे पहले हम मेथड, ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास ना। ईमेल पासवर्ड हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, गूगल हो सकता है, फेसबुक, प्ले गेम्स, गेम सेंटर, एप्पल, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू। तो ये सारे बिल्कुल भी आसान नहीं है। गूगल आसान है, सब ने जो है ना वो बड़ा सख्त रोल रखा हुआ है। फेसबुक बोलता है भाई आप पहले मेटा बिजनेस बनाओ, फिर आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाओ, प्राइवेसी पॉलिसी अपनी बनाओ, फिर फेसबुक आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। अगर आप उसको लगता है कि भाई यहाँ पे सही है तो फिर वो आपको अलाउ करता है, एपीआई दे देता है कि भाई आप लॉगिन कर लो। पहले इतनी ज़्यादा रूल्स नहीं थे तो पहले कर लिया करते थे, लेकिन गूगल इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा। गूगल बोल रहा है मेरे पास आपका अकाउंट है, साइन इन किया हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी है वेरिफिकेशन के लिए, आप जो है कर लो लॉगिन विद गूगल। तो लॉगिन विद गूगल हम देख लेंगे। बाकी ऐसा ही है भाई, प्ले गेम्स, गेम सेंटर, एप्पल, गिटहब, ये सब भी इतनी आसानी से एपीआई नहीं देते। ठीक है, हमें इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एप्लीकेशन के लिए कि भाई हमारी ये एप्लीकेशन है, इसके लिए हमें लॉगिन चाहिए। तो फिर वो आपको एपीआई वगैरह अपनी देते हैं, एक्सेस देते हैं, तो फिर आप लॉगिन वगैरह कर सकते हो। कस्टम क्या? कस्टम प्रोवाइडर्स किधर है? हाँ, कस्टम प्रोवाइडर ये कि अपना कुछ आपने ऐड करना हो उसमें, लेकिन ये फ्री में नहीं दे रहा। मतलब आप सेपरेट बनाना चाह रहे हो अपने को ऑथेंटिकेशन का मेथड किसी तरीके से। नेटिव वाला हाँ ये भी फ्री है, ईमेल पासवर्ड एनोनिमस। ठीक है, बिल्कुल फ़ोन पे यही करेगा। फ़ोन इसका बहुत अच्छा है, फ़ोन इसका बहुत अच्छा है, लेकिन अब अच्छा यूँ नहीं रहा क्योंकि 10 SMS कुछ भी नहीं होते। पहले ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन अब इसने 10 SMS पर डे कर दिए। मतलब 10 SMS इसने भेज दिए ना पर डे, लिमिट ख़त्म। फिर एरर आना शुरू हो जाएगा यूज़र को कि भाई आपकी लिमिट ख़त्म हो गई है। फिर अगले दिन दोबारा से 10 कर दें, सबके जितने भी, मतलब 10 के बाद 24 मतलब एक यूज़र आया, उसने SMS भेजा, उसको SMS भी आ गया, वो बातों में लग गया थोड़ी देर में करूँगा। अब SMS एक्सपायर हो गया, अब वो दोबारा आके रिसेंट दबा दे, उसी ने 10 बार अगर SMS सेंड कर दिया तो आपकी लिमिट खत्म। तो एक यूजर में खत्म हो जाएगी। ये भी एक यूज़र में भी हो सकता है। कंडीशन नहीं लगा सकते कि वो एक दफा ही करे ताकि 10 हाँ लगा सकते हैं ना, आप उस टाइमर लगा दो ना, टाइमर का ऑप्शन ही नहीं दो, रिसेंट का ऑप्शन ही नहीं दो, टाइमर लगा दो, फिर वो लॉगिन कर लेगा पीछे आके। ठीक है, तो यूज़र जो है ना वो भाई बहुत तेज़ होता है। फेसबुक ने भी ना बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है। मैं भी कल इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बना रहा था, वो SMS ही नहीं आके दे रहा। एक बार उसने भेज दिया, वो एक्सपायर हो गया, थोड़ी देर हो गई डालने में, उसके बाद वो भेज ही नहीं रहा। 2 घंटे गुजर गए, वो नया कोड ही नहीं भेज रहा। उसने बोला भाई ये बंदा बेकार है, वो SMS भेज रहा है। हमारे 2 दिन गुजर गए, व्हाट्सएप में अभी तक 24 आवर्स का आया जा रहा है। ये सीन होता है। ठीक है ना, तो भाई ये ऑथेंटिकेशन है। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है फायरस्टोर। ये डेटाबेस है, ठीक है,
मतलब जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे आके सेव हो रहा होगा और यहाँ पे आपको नजर भी आएगा। मतलब डेटा को आपके विजुलाइज करने के लिए इन्होंने पूरा एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो है ना आप अपना डेटाबेस वगैरह देख सकते हो। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर दो। अब ये होगा क्या? नहीं खुद बन जाएगा। ठीक है, वो तो गेट वेट करने के लिए क्यूरीज होती है, मैं बता दूंगा आपको क्या है। अच्छा, अब ये ना डेटाबेस आपका क्रिएट कर रहा है। प्रोजेक्ट आपने बना दिया था, समझे? हमने प्रोजेक्ट बनाया ना, प्रोजेक्ट बनाया, इसने हमारा प्रोजेक्ट हमें बना के दे दिया। अब मैं डेटाबेस बना रहा हूँ। अब डेटाबेस बनाते वक्त ना ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन का सीन क्या होता है कि गूगल की जो सर्वर है ना वो दुनिया भर में, ठीक है, फायरबेस गूगल का ही प्रोडक्ट है। गूगल के सर्वर दुनिया भर में भाई, यूएसए में भी हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह है। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ये चीज़ ना ये भी मैटर करती है कि आप जहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहा हो ना वो किस लोकेशन पे कर रहा हो। अगर आपका डेटाबेस यूएसए के अंदर है और आपकी वेबसाइट पाकिस्तान में चल रही है तो डेटा फैच होने में टाइम लगेगा। ठीक है, दूर है ना, डेटा जाएगा आराम से और ट्रैवल करके आएगा। तो खैर ये पूरी एक थ्योरी है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यूएसए में और यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका वेबसाइट यहीं पर है, यूज़र आपके सारे पाकिस्तान में ही और आपका जो डेटा है वो भी पाकिस्तान में ही है, सर्वर वगैरह, तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई करीब वाला लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया वाला ले लेते हैं। ठीक है, या फिर सिंगापुर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी लोकेशन आ रही है, देखें। ठीक है ना, ताइवान, हांगकांग, मुंबई, सिंगापुर। ठीक है, ठीक है, दुबई वगैरह में शायद नहीं है अभी ना। ठीक है, तो ये सीन है। तो हम ले लेते हैं ये वाला या फिर सिंगापुर वाला। ठीक है, कोई भी। खैर अभी तो हम लर्निंग कर रहे हैं, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये वो रूल्स होते हैं जो मैं बता रहा था, इसके थोड़ा सा देखेंगे हम। डेटाबेस पढ़ लें, उसके बाद फिर थोड़ा सा ये देखेंगे। ये ना रूल्स लिख के ना हम फायरबेस को बता देते हैं कि भाई यहाँ से इस तरीके की आपके पास रिक्वेस्ट आए तो आप डेटा देना, वरना नहीं देना। वरना फायरबेस बोलता है पब्लिक कि भाई जो भी मुझसे डेटा मांगेगा मैं दे दूंगा। फायरबेस की कुछ एपीआई कीज होती हैं, जैसे हमने न्यूज़ एपीआई बनाई, अभी एपीआई काफ़ी से खेला ना एपीआई से, तो उसकी की भी थी। तो फायरबेस भी ना हमें कुछ कीज देता है और उन कीज के थ्रू हम फायरबेस से डेटा वगैरह गेट कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो अगर वो कीज किसी को पता चल गई, फ्रंट एंड पे किसी ने इंस्पेक्ट करके वो की देख ली, तो उस की के थ्रू वो आपके डेटाबेस में घुस के डेटा मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ पे ना कुछ रूल्स लिख देते हैं कि ये रूल है, इस तरह का यूज़र आया तो उसको डेटा देना और इस तरह का आया तो उसको नहीं देना। ठीक है, तो इसकी भी एक लंबी कहानी है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम टेस्ट मोड में इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करता है, 1 महीने के लिए इसको एक ऐसा रूल लिख देता है कि जो 1 महीने के लिए अलाउ कर दे। किसने एक डेट दे दी कि भाई अलाउ कर देना रीड और राइट डेटाबेस के अंदर इफ़ रिक्वेस्ट डॉट टाइम इससे कम हो। ठीक है, तो इसने ना अगले महीने की 25 तारीख दे दी। ठीक है, तो क्रिएट कर दिया हमने। हाँ, 1 महीने तक सबको आप अलाउ, सबको जो भी ऐड करे, जिसके पास कीज हो, जिसके पास कीज हो वो ऐड करे, ऐड भी करेगा, डिलीट करे, डिलीट भी करेगा, सब कुछ करेगा। 1 महीने बाद बने जाएगा। फिर इसमें आप नए रूल लिख दो, ऐप आपकी बन जाए ना, उसके बाद हम नए रूल लिख देते हैं कि भाई यूज़र ऑथेंटिकेट हो तो उसको अलाउ करना सिर्फ। ठीक है, इस तरह के ना काफ़ी सारे रूल होते हैं। अच्छा, इसकी लिमिट क्या है भाई फाइल स्टोर की? ये रहा भाई, 1 GB टोटल है। ठीक है, और नेटवर्क एड्रेस कोई चीज़ होती है वो भी 10 GB तक है, लेकिन इसमें मेन चीज़ जो है ना ये है कि भाई डॉक्यूमेंट राइट्स आपको दे रहा है, देंगे ये भी कम कर दी, पहले 50,000 ही दे शायद। डॉक्यूमेंट राइट्स 20,000 दे रहा है पर डे के। ठीक है, डॉक्यूमेंट रेट्स 50,000 दे रहा है पर डे के और डिलीट दे रहा है 20,000। ठीक है ना, तो काफ़ी हैं, एक छोटी मोटी ऐप के नहीं है, काफ़ी होते हैं। 20,000 डॉक्यूमेंट, जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, सारे स्टूडेंट्स के हमने ऑब्जेक्ट बना लिए, 100 स्टूडेंट है, 100 ऑब्जेक्ट बन गए। 100 ऑब्जेक्ट हमने फायरबेस में ऐड कर दिए। अब 100 ऑब्जेक्ट हमने मंगवाए तो इसका मतलब 100 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 100 राइट्स काउंट होंगे। या 100 ऑब्जेक्ट हमने डेटाबेस में डाले तो इसका मतलब 100 राइट्स हो गए। ठीक है, 100 मंगवाए 100 रीड हो गए, 100 डिलीट करवाए 100 डिलीट हो गए। तो ये वो लिमिट है।
ये बता भी रहा होता है आपको ना यहाँ से यूजेस में, यहाँ पे ऑप्शन है यूजेस का, ठीक है, इसमें बता रहा होता है नो डेटा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये सारा बताता है कि आज के दिन में आपके पास इतने रीड्स आ गए, ठीक है। अब जैसे मैं देखें क्विज ऐप का खोलूँ ना, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पे क्विज ऐप चल रही है ये वाला, इसकी यूजेज अगर हम देखें तो ये बताएगा, ठीक है। तो ये देखें भाई, तकरीबन आज के दिन कितने थे, हाँ 24 घंटों में तकरीबन 1000 है, ठीक है। कि अभी इतना कुछ हुआ नहीं होगा इसका। अगर हम इसके देखें ना थोड़ा, हम 7 डेज़ का चेक करेंगे, पिछले लास्ट 7 डेज़ में कब ज़्यादा थे कब कम थे। तकरीबन 8000 थे, 8000 थे, 8000 बोल लो, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ के देखें अगर तो देखो, ठीक है ना, तो एक बड़ा नंबर है। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, और ये एक ही रेट है, मतलब 9 मई से लेके 10 मई तक 152 के, इससे ज़्यादा हुए होंगे, ज़्यादा होगा ना। तो बंदा 50,000 पे ही सो जाता है, मतलब 50,000 कर दिया भाई अपने ये दूंगा। कैसे चला होगा जब ये आपने तो पेड वर्जन लिया हुआ है? नहीं चला होगा ना, हम पेड वर्जन लिया हुआ नहीं है, ठीक है। फिर बिल भी बहुत बन जाता है, बच्चे फिर वही कर रहे होते हैं, रीलोड और दवा उनके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं और बिल भी ठीक ठाक बन जाएगा। तो मैंने अपनी क्लास का लिया था लास्ट ना वीकडे वाले का, तो मैंने इसको जल्दी से अपना कार्ड डाल के इनेबल कर दिया, जैसे उन्होंने कोर्स दे दिया मैंने वापस बंद कर दिया, ठीक है। तो खैर $1-8 का बिल बना हुआ मुश्किल से। तो ये सारा सीन होता है, इसकी ये लिमिट है। और बाकी स्टोरेज की क्या लिमिट है, अच्छा ये जो पेड वर्जन होता है जितना आप यूज करेंगे उस हिसाब से उस हिसाब से बिल आएगा। लिमिट दी हुई ना, देखते हैं अभी ये रहे क्लाउड फाइल स्टोर है। अच्छा इसका क्या सीन है, नो कॉस्ट अप टू 1 GB। अच्छा देन गूगल क्लाउड प्राइसिंग, पहले इसकी अपनी प्राइसिंग थी, लेकिन आप ये बोल रहे गूगल क्लाउड वाली फॉलो करेंगे। तो गूगल क्लाउड पर प्राइसिंग देख लें फाइल स्टोर की क्या है, ये देखें भाई 50,000 के ये चार्ज कर रहा है आपसे, नहीं ये रहा पर यूनिट जो है ना, पर 1 लाख डॉक्यूमेंट्स के ये आपसे चार्ज कर रहा है 0.031, बहुत कम है, ठीक है ना। मतलब 1 लाख अगर आप रीड कर देंगे तो इतने चार्ज होगा, तो 2-3 लाख हो जाए, 4 लाख 5 लाख, तो $1-1.5 बन जाएगा मुश्किल से। मतलब सस्ता है, कोई महंगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे डेटाबेसेस होते हैं ना बड़े, AWS और गूगल क्लाउड के जो हैं और माइक्रोसॉफ्ट, वो फिर बहुत ठीक ठाक चार्ज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्लाउड फंक्शन अच्छी चीज़ थी, लेकिन अब फ्री वाले में नहीं है। क्लाउड स्टोरेज 5 GB दे रहा है आपको फ्री में, ठीक है। डाउनलोड कितना कर सकते हैं, 1 GB पर डे, ठीक है। डाउनलोड समझते हैं, मतलब फाइल डाउनलोड करना। अपलोड कितनी कर सकते हैं, 20K पर डे, ठीक है। अपलोड ऑपरेशंस, डाउनलोड ऑपरेशन 50,000 पर डे, मल्टीपल बकेट्स अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी फाइल ज़्यादा होती हैं तो $0.026 पर GB, ठीक है, बहुत सस्ता है ये भी ना। तो ये सारी जो है ना, इसकी मैंने ओवरऑल आपको बता दी इन्फॉर्मेशन, इंट्रो दे दिया। अब थोड़ा जल्दी से ना ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हाँ होस्टिंग भी इसकी फ्री है। अच्छा होस्टिंग की भी लिमिट है ना इसकी, होस्टिंग किधर गई, ये रहा भाई 10 GB की स्टोरेज दे रहा है, बहुत है यार। हमारी तो वेबसाइट 1 MB की भी नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन डेटा ट्रांसफ़र की लिमिट कम है ना, डेटा ट्रांसफ़र की इसकी 360 MB पर डे। और अब शायद इसने एक चीज़ हटा दी, एक चीज़ इसमें एक और अप्लाई होती थी, कॉन्करेंट यूज़र ना। कॉन्करेंट यूज़र क्या होते हैं कि एट अ टाइम आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र हैं, जैसे अभी 4:30 पे कितने यूज़र आपकी वेबसाइट पे एक्टिव हैं, तो ये 100 अलाउ करता था, 100। अगर 100 से ज़्यादा होते थे, 101 होता था, वेबसाइट डाउन, ठीक है। तो इस तरह का सीन होता था, ठीक है। लेकिन इसकी होस्टिंग जो है ना, आप आसान नहीं, कमांड से होती है, ठीक है। आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप नेटलीफाई यूज़ करें। हाँ दे सकते। अच्छा ये आपको सिर्फ स्टैटिक होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। स्टैटिक मतलब आपकी फ्रंट एंड की वेबसाइट, बैक एंड एप्लीकेशन नहीं इस पर बनेगी, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जैसे नेटलीफाई वगैरह सब है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा इसका फ़ायदा ये वाली होस्टिंग का और नेटलीफाई का भी, बल्कि
फ़ायदा ये होता है कि हम जो है ना किसी भी वेबसाइट से डोमेन बाय करें और उसके साथ कनेक्ट कर लें। बताया था ना नेटलीफाई के साथ, मैंने इसके साथ भी हो जाता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन शुरू करते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले ट्राई करते हैं हम ईमेल पासवर्ड वाली। इसको करना पड़ेगा हमें इनेबल, ठीक है, और सेव। ठीक है, तो ये वाला प्रोवाइडर हो गया इनेबल। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ फायरबेस के इस प्रोजेक्ट को अपनी एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये तो 11 है। फाइल बनाएगा, एपीआई के थ्रू करेंगे, ठीक है ना, तो बनाएंगे ना। ठीक है भाई, ये आ गया हमारी HTML, ये आ गई हमारी जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट जो यूज़ होगी वो होगी कौन सी वाली, मॉड्यूल वाली। ठीक है ना भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी, नहीं आया था, जो नहीं आया होगा उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो वीडियो देख लेना, रिकॉर्ड है। ठीक है भाई, तो फाइल बना देते हैं। अच्छा, अब फायरबेस को ना इस्तेमाल करने के, अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने के दो तरीके हैं। या तो आप इंस्टॉल करो, फायरबेस को इंस्टॉल कर लो, ठीक है, तो इंस्टॉल वाली चीज़ ना बाद में देखेंगे, रिएक्ट में देखेंगे, वो रिएक्ट में सही रहता है। या फिर आप CDN के थ्रू करो, ठीक है ना, जैसे हमने लाइब्रेरीज यूज़ की थी Movement.js वगैरह CDN के थ्रू, ठीक है ना। एक URL है, URL के थ्रू आप कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अच्छा, फायरबेस ने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है ना, वो बहुत आसान बनाई हुई है कि कोई भी उसको देख के समझ सकता है। देखिए, गो टू डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाएं, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। हमें क्या करना है, बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन। किसकी नहीं करनी है भाई, iOS, एंड्रॉयड, वेब की नहीं करनी है। अच्छा, इसने अलग से पैकेज बना दिया, ये हमें नहीं करना। Where do I start? अच्छा, ये रहा वेब, अलग से ऑप्शन बनाया हुआ वेब, गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये करना है भाई, ऐड एंड इनिशियलाइज द ऑथेंटिकेशन SDK। ठीक है भाई, SDK मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ना, ठीक है, API वगैरह ये मिलती हैं, इसके थ्रू हम जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल द फायरबेस JS SDK एंड इनिशियलाइज फायरबेस। ठीक है, तो हमने इंस्टॉल नहीं किया, हम इस लिंक पे जाके देखते हैं क्या सीन है। एक सीन होता है इंस्टॉल करना, दूसरा सीन होता है इसको CDN के थ्रू यूज़ करना, अल्टरनेटिव वेज टू ऐड फायरबेस। ये रहा CDN, ठीक है ना। देखिए, जावास्क्रिप्ट का कोड, HTML का कोड है, बॉडी है, ये स्क्रिप्ट का टैग दिया है, ठीक है। नहीं करना तो देखें, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और जावास्क्रिप्ट की फाइल में आके पेस्ट कर देंगे। इंपोर्ट याद है, ठीक है भाई, CSS वाला नहीं है, जावास्क्रिप्ट वाला, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा वाला इंपोर्ट है भाई, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वाला या मल्टीपल वाला, कैसे पता चला, ब्रैकेट्स आना है और ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, ये इनिशियलाइज ऐप क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो कि एक्सपोर्ट हो रहा होगा कहाँ से, फायरबेस app.js की फाइल से। फायरबेस app.js की फाइल कहाँ पे पड़ी है, ये जो सर्वर का URL है जो हमने CDN लगाई, यहाँ पे पड़ी है। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि हम अपनी किसी लोकल फाइल से किसी फंक्शन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे बनाया एक index.js का फाइल, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बनाया एक फंक्शन ABC, ठीक है ना भाई, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट। ठीक है, ये तरीका था मल्टीपल एक्सपोर्ट करने का कि भाई जितने भी फंक्शन वेरिएबल बनाए इस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमा सेपरेट करके आप उनको सबको एक साथ एक्सपोर्ट कर दो। तो अच्छा, अब ये फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे आप इंपोर्ट
यहाँ लिखेंगे ABC फ्रॉम, अच्छा डॉट लिखने समझ जाएगा, या फिर आप फाइल दे दें ./index.js। ठीक है भाई, ABC का फंक्शन चाहिए था, कहाँ से चाहिए था, index.js से। अब देखें यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवा के कॉल करवा रहा हूँ, तो जब अब इसको मैं चलाऊंगा कैसे, मॉड्यूल वाली जो जावास्क्रिप्ट है ना वो सर्वर के ऊपर ही चलती है, लोकल नहीं चला सकते आप उसको। तो आप क्या करेंगे, गो लाइव, VS कोड की हमने एक्सटेंशन डाली हुई लाइव सर्वर वाली, उसको हम गो लाइव करेंगे, ये चल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे हेलो आ रहा है। हेलो कहाँ पे आया है, app.js में लाइन नंबर 4 पर, जबकि हमने ये फंक्शन बनाया कहाँ था, index.js पर। हमने क्या किया, index.js से इसको एक्सपोर्ट किया और app.js में इसको इंपोर्ट कर लिया। समझ में आ गया, जो नहीं आया था उसके लिए बताया दोबारा। अच्छा, अब फायरबेस का बिल्कुल ऐसे सीन है कि भाई फायरबेस जो है ना हमें एक इनिशियलाइज ऐप का फंक्शन दे रहा है इस फाइल से। अच्छा, ये फाइल हमारे पास नहीं है, ये हम CDN से मंगवा रहे हैं। ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप याद है, 2 तरीकों से करते थे यार, एक डाउनलोड कर लो, एक CDN से कर लो। ठीक है, तो डाउनलोड इसमें अभी बेहतर नहीं है, बाद में इसको करेंगे, इंस्टॉल करके डाउनलोड करके अभी CDN से करना है। तो हमने इनिशियलाइज ऐप इंपोर्ट किया, इसके बाद आपने जो जो प्रोडक्ट यूज़ करना है, जैसे ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है तो उसका ये URL है, फाइल स्टोर यूज़ करना है तो उसका ये URL है, सारे URL इसने दिए हुए। सेट हो गया भाई, तो हमें यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन, तो हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पे। अच्छा, हमने ना इंस्टॉल नहीं किया, ये कमांड है इंस्टॉल करने के लिए। देखिए ऊपर नोट लिखा हुआ था, मैंने ये नोट पढ़ा और यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे अल्टरनेटिव वेज टू ऐड फायरबेस, कि हमें इंस्टॉल नहीं करना, हमें कोई अल्टरनेटिव वे बताओ। ये मैं डॉक में गया, देखिए लिंक कहाँ से गया दोबारा बता रहा हूँ। फायरबेस पे मैं आया, मैं गया बिल्ड में, बिल्ड के बाद मैं गया ऑथेंटिकेशन में, ऑथेंटिकेशन के बाद कहाँ चला गया मैं, अच्छा डॉक्स में जाना है भाई। देखिए पहले डॉक्स ढूंढने, मोर में आएंगे, मोर के अंदर डॉक्स आएंगे। ठीक है भाई, बिल्ड में नहीं जाना, मोर डॉक्स, डॉक्स में गए, फिर आप आए बिल्ड में, फिर आप आए ऑथेंटिकेशन में, फिर आप लेफ्ट साइड पे आ गए वेब में और गेट स्टार्टेड में। ठीक है भाई, ये सीन है। और यहाँ पे ये वाला लिंक था कि भाई अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इससे आप कर लो। तो मैं जब इस लिंक पे गया था तो यहाँ पे वो आ रहा था सारा, ये देखिए। ठीक है, कि भाई फायरबेस को किस तरह इंस्टॉल या अपनी ऐप के साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते। अब ये बोल रहा है कि भाई आप जो है ना, ये बोल रहा है आप जो है ना अपनी फायरबेस के इस प्रोजेक्ट को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करो। अच्छा, इसको छोड़ के अब हम आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। ये हमने बनाया था ना अभी, प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे खड़े हैं अभी हम। ठीक है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू मतलब प्रोजेक्ट के होम पे जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड ऐप का, ये रहा, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। ठीक है ना, होम पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे हैं, iOS, एंड्रॉइड और उसके साथ साथ वेब। तो हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन, वेब वाला। सेट है, ये बोल रहा है भाई अपनी ऐप का नेम बताओ। ठीक है, तो हम ऐप बना रहे हैं टू डू ऐप। ठीक है, ठीक है ना भाई, टू डू ऐप हम बना रहे हैं, रजिस्टर ऐप कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमें कुछ API कीज जनरेट करके देगा। देखें ये सारी API कीज है ना, इसने हमें जनरेट करके दे दी। अच्छा, इसने एक इंपोर्ट में फंक्शन दिया इनिशियलाइज ऐप, जो कि firebase/app से आ रहा है, लेकिन हमने फायरबेस को इंस्टॉल नहीं किया। हमने क्या किया, CDN से इस्तेमाल किया। तो हमने ये सेम फंक्शन इनिशियलाइज ऐप का इंपोर्ट करवा लिया, लेकिन फ्रॉम CDN। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, firebase/app, इसका मतलब है फाइल से मंगवा रहा है, लेकिन फाइल हमारे पास नहीं है। बाकी का कोड हमने सारा कॉपी किया। ठीक है, अभी ऑथेंटिकेशन पर हटा दो, पेस्ट किया, कमेंटिंग वगैरह हमने हटा दी, और ये इनिशियलाइज ऐप हमने कॉल किया और इसके अंदर फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन पास कर दी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, और कंटिन्यू कर दिया।
यहाँ से लिया ना, बताया था अभी। फायरबेस में गए, फायरबेस में गए, फायरबेस में जाने के बाद आप गए मोर में, डॉक्स में गए, ठीक है। डॉक्स में जाने के बाद बिल्ड में गए, ऑथेंटिकेशन किसी में भी जाएंगे मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन, क्योंकि यूज़ सारी सर्विस यूज़ करने से पहले ये करना पड़ता है। उसके बाद आप गए वेब में, उसके बाद आप गए गेट स्टार्टेड में। गेट स्टार्टेड में इसने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ये लिंक है, यहाँ से करो। इस लिंक पे गए, अब यहाँ पे इसने इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है कि भाई ये ऐसे इंस्टॉल होगा, लेकिन ऊपर आप नोट पढ़ोगे तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि भाई किस तरह आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव वे भी है कि आप बगैर इंस्टॉल करें इसको कर लो। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गए लिंक्स इसके कि भाई ऐसे कर लो, ठीक है। सेव कर लो एक बार अपने पास, ठीक है। चेंज नहीं होते पर वर्जन आने पे चेंज होते हैं, जो वर्जन लिखा हुआ है ना, नया वर्जन आएगा तो ये लिंक चेंज करना पड़ेगा, वरना नहीं। अगर ना भी करोगे तो इसी वर्जन पे आप चलाते रहो, कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, हम एक काम देखिए, अच्छा काम करना है ना तो क्या करते हैं कि ना एक सेपरेट फाइल बनाओ, इसका नाम रख दो firebase.js, और ये सारी चीज़ें उठाकर आप ले आओ किस में, फायरबेस में, ठीक है ना भाई। अच्छा, index.js बिला वजह बनी हुई, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। app.js में कुछ भी नहीं है, फायरबेस की मैंने अलग सेपरेट फाइल बना दी, ठीक है। हाँ, अब हाँ, इसको भले लिंक ना करवाएं, इसको ना इंपोर्ट करेंगे बस डायरेक्ट, ठीक है। ये सारा काम हो गया। अब हमें करना है ऑथेंटिकेशन को यूज़, ठीक है। तो आप इसी डॉक में रहते हुए ये वाला पार्ट हो गया, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हमने कर लिया, सारा कोड वगैरह लिख दिया। अब नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप न्यू यूजर्स, साइन अप न्यू यूजर्स। साइन अप न्यू यूजर्स के लिए फंक्शन दे रहा है, ये 2 फंक्शन है जो कि फायरबेस से इंपोर्ट हो रहा है, एक है गेट ऑथ और एक है क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और ये इंपोर्ट हो रहा है फायरबेस ऑथ से। वही वाली बात कि हमने डाउनलोड नहीं किया बल्कि हम CDN से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड सबका सेम है CDN का ना, कि अगर आप चाहें ना, अगर आपको ऑथेंटिकेशन की CDN चाहिए, आप ऊपर वाली कोई कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, आखिर में फायरबेस ऐप हटा के फायरबेस ऑथ कर दें, ये स्टैंडर्ड है इसका। अब जब फाइल स्टोर यूज़ करेंगे तो ऑथ हटा के फाइल स्टोर कर देंगे। अगर आप इस लिंक पे जाके देखें ना तो यही है स्टैंडर्ड, देखें फायरबेस ऑथ आ गया और फायरबेस फाइल स्टोर आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है ना। तो ये एक आसान तरीका कि भाई एक CDN आपके पास आ गया, दूसरी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसी को कॉपी पेस्ट किया और आखिर में फाइल का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 फंक्शन आ गए, एक गेट ऑथ और एक आ गया क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा, हम देखें अब गेट ऑथ का जो मेथड है ना वो कॉल हो रहा है और एक वेरिएबल बना हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही कॉल करवा देंगे, ठीक है ना। गेट ऑथ को यहीं पर ही कॉल करवा दिया और इस ऐप को ना यहाँ पे पास कर दिया करें, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन कर दें, ठीक है। गेट ऑथ कॉल हो गया। अब इस firebase.js की फाइल से कुछ फंक्शंस को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ये अच्छा तरीका बता रहा हूँ काम करने का। सबसे पहले ये ऑथ को कर दें, क्योंकि ऑथ की ज़रूरत पड़ेगी हमें हर फाइल में। ऑथ को हमने यहाँ पे इसको कॉल करवाया और यहाँ से इसको कर दिया एक्सपोर्ट। इसी तरह फायरबेस से हमें एक फंक्शन मिला था, कौन सा, क्रिएट यूजर विथ ईमेल पासवर्ड का, तो उसको भी यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट। यहाँ से कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, एक ऑथ हो रही है और एक क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड हो रहा है। app.js में मैं आया, यहाँ पे मैंने करना है अब इम्पोर्ट, क्या क्या ऑथ करना है और क्रिएट यूजर करना है। कहाँ से करना है, firebase.js, पूरा नाम लिखना है, सही है ना। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, ये आ गया फायरबेस का कोड, ठीक है ना भाई, ये आ गया फायरबेस का कोड। इसमें क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड कॉल होगा। इसको 3 चीज़ें चाहिए। पहले में ऑथ, वही वाला जो हमने वहाँ पे कॉल किया है, ये हर बार भेजना है। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई भी मेथड कॉल होगा फायरबेस का तो उसके फर्स्ट आर्गुमेंट में ये ज़रूर जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड और थर्ड में क्या है, ईमेल और पासवर्ड। इसका मतलब ये यहाँ पे इसको चाहिए हमसे ईमेल
और यहाँ पे हमसे चाहिए इसको पासवर्ड। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। हम बनाते हैं एक फंक्शन, इसका नाम रख दिया रजिस्टर, और इस कोड को ले आते हैं इसके अंदर, और इस रजिस्टर के फंक्शन को हम कॉल करते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, ईमेल होगी हमारी, और ठीक है भाई, ईमेल, ठीक है ना भाई, और ये होगा हमारा पासवर्ड, और इस आईडी भी पासवर्ड, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक बटन, इसका नाम रख देंगे रजिस्टर, और इसके अच्छा अब एक चीज़ मैंने बताई थी, शायद आपको बताई या नहीं बताई, जो मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं ना, इसमें होता ये है कि जब यहाँ पे आपको इवेंट लगाएंगे ना और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, इसको यहाँ नहीं मिलेगा, ये फंक्शन को ये बोलेगा अनडिफाइंड, भाई मुझे नहीं मालूम फंक्शन कहाँ है, ठीक है। तो मतलब वो फंक्शन जो है ना हमारे वो ग्लोबल स्कोप में स्टोर नहीं हो रहे होते, ठीक है। अब जैसे कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं वो ग्लोबल स्कोप में स्टोर हो जाता है ना, विंडो के अंदर चले जाता है और फिर वो हर जगह एक्सेसिबल होता है। यहाँ वाले केस में, मॉड्यूल वाले केस में नहीं है कि टाइप मॉड्यूल हो जाती है ना तो हमें फंक्शंस नहीं मिलते, फंक्शंस या वेरिएबल जो भी चीज़ है। तो अब इसके ना दो हल होते हैं, या तो आप इस फंक्शन को फोर्सफुली विंडो के अंदर डाल दो, किस तरह, विंडो डॉट रजिस्टर, और इसके अंदर ये रजिस्टर का पूरा फंक्शन डाल दो, या तो ये कर दो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि बटन को दो आईडी, और इस पे बटन पे आप लगा दो इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर पता है ना, ऐड इवेंट लिस्टनर जो लगाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये। तो अभी क्या लगाए हम, ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया, मैंने बटन को गेट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रजिस्टर बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्या लगेगा, क्लिक, क्या करना, रजिस्टर फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है ना। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा ये क्या करेगा, इस रजिस्टर वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। इस रजिस्टर वाले फंक्शन में हम दो चीज़ें मंगवाएंगे, एक ईमेल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल, और दूसरी चीज़ क्या होगी, पासवर्ड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड, ठीक है ना भाई। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई दोनों की वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी वैल्यू, ठीक है भाई, ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। नीचे वाले कोड को करते हैं अभी फिलहाल कमेंट। क्या चीज़, ईमेल और पासवर्ड को उसमें लिस्टिंग में क्यों दिया होता है? अब बताते हैं अभी, इस समझाने के नहीं दिया, उसको देना ऐसा नहीं है वैसे। अच्छा ये क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल firebase.js डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। करा तो है, नहीं करा, सर ये और का बना है। अच्छा यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, सिर्फ ऑल था, तो ये एक्सपोर्ट कर दिया, अब एरर चले जाएगा, चलेगा एरर। अच्छा अब हम क्या करते हैं भाई, मैंने इसको ईमेल दी, मैंने इसको पासवर्ड दिया, रजिस्टर किया, हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब ये जो क्रिएट यूजर वाला जो मेथड था ना, ये हमसे मांग रहा है क्या, ईमेल और पासवर्ड। इसको कैसे देंगे, ईमेल डॉट वैल्यू, और आगे क्या लिखेंगे, पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब ये क्रिएट यूजर वाला जो फंक्शन है ना, ये आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस, याद है हमने पढ़ लिए थे जावास्क्रिप्ट में। प्रॉमिस को रिजॉल्व रिजेक्ट जो होता है प्रॉमिस, उसका कैसे पता चलता है हमें, डॉट देन कैच लगा देते हैं, या फिर फंक्शन के अंदर तो एसिंग अवेट वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डॉट देन और डॉट कैच फायरबेस ने हमें खुद से लगा के दिया। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो क्या चलेगा, डॉट देन। इसका मतलब फायरबेस अगर यूजर हमारा रजिस्टर कर देगा तो हमें
डॉट देन चलेगा और इसके अंदर हमें ये यूज़र मिल जाएगा। और अगर कोई इशू आएगा तो कैच चलेगा। सारा कोड हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, सिर्फ एरर को कंसोल करवा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले ये सारा कोड मैंने नहीं लिखा, ये फायरबेस से उठा के लाया हूँ आपके सामने। इस फंक्शन को चलाने से पहले आप अपनी वैलिडेशन कर लेंगे कि भाई ईमेल आपके पास होनी चाहिए और करेक्ट ईमेल होनी चाहिए। वैलिडेशन होती है ना फ्रंट एंड पे, वो कर लेंगे। फायरबेस भी करता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप खुद भी कर लें। और पासवर्ड जो भी आपने रखना है, जो भी रूल वगैरह है उसका, कि भाई अपर केस लोअर केस जो भी डालना है, पहले से उसको वैलिडेट कर लें। अच्छा, अब देखते हैं हम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईमेल गलत डाल दी, मैंने सिर्फ गॉस लिख दिया, पासवर्ड डाल दिया, मैंने रजिस्टर दबाया, कौन सा वाला चला? डॉट कैच चला, एरर आ गया और एरर में लिखा हुआ है इनवैलिड ईमेल। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब इसको देखने के लिए ना, जैसे फायरबेस ने हमें चीज़ें बताई हुई थी ना, जो कौन सी चीज़ें बताई हुई थी, ये वाली एरर कोड और एरर मैसेज। एरर के अंदर से आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक एरर कोड मिलता है और एक एरर। ठीक है, तो एरर कोड आ गया ये हमारा, इसको कंसोल करवाते हैं और एक एरर मैसेज को भी करवा लेते हैं। तो इसने कुछ कोड बनाए हुए, मैंने रजिस्टर किया, ठीक है। एरर कोड में हमें मिला ऑथ इनवैलिड ईमेल और एरर मैसेज में मिला फायरबेस एरर ऑथ इनवैलिड ईमेल। ठीक है, दोनों ही सेम ही है तकरीबन। तो इसको देख के ना हमें पता चल जाता है कि यार ये मसला है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं इफ एल्स की, कि भाई इफ अगर एरर कोड में ये आया, ग्लोबली ईमेल चेक करता है। ग्लोबली क्या? ग्लोबली क्या? कोई ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती है। नहीं ऐसा नहीं करता, एग्जिस्ट करती हो नहीं करती हो उसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ उसको वैलिडेट करता है कि ये ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं, बस। तो ग्लोबली एक्सेस चेक करने का तो कुछ है ही नहीं ना, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि ईमेल सही है या नहीं। कोई होगी एपीआई अगर बनाई होगी किसी ने, लेकिन ऐसा है नहीं। ईमेल को वेरीफाई हम कैसे करते हैं? ईमेल भेज के, जो ईमेल उसने हमें दी हम उस ईमेल पे ईमेल करते हैं, उस पर लिंक होता है, लिंक पे क्लिक करता है, वेरीफाई होता है। ठीक है, तो और कोई तरीका नहीं होता ईमेल को वेरीफाई करने का। अच्छा, ये चीज़ भी फायरबेस फ्री में दे रहा है, ये चीज़ भी दे रहा है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे इफ अगर ऑथ इनवैलिड ईमेल आता है तो यूजर को अच्छा सा अलर्ट दिखा दो कि भाई आपकी ईमेल गलत है। लेकिन इससे पहले ईमेल को वैलिडेट हम खुद करेंगे। अभी मैंने वैलिडेट नहीं किया, अभी डायरेक्ट कॉल कर दिया मैंने। ठीक है, तो फायरबेस ने खुद वैलिडेट किया। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? गुड हो गया। क्यों भाई, थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है? अभी तक तो इंट्रो ही किया है हमने भाई, इंट्रो तो फास्ट ही होना चाहिए ना। नहीं देखो, अगर ऐसी चीज है ना, इंट्रो किया है हमने, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है, और ये लो। ठीक है भाई, अभी हमारे पास एक फ्रेश जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये जो चीज़ ने समझाई ना, ईमेल वैल्यू कैसे गेट हो गया, सीरियस पूछो नहीं ना, शुक्र है। तो अभी हमारे पास एक फ्रेश प्रोजेक्ट है, हमें क्या करना है, फायरबेस को इस प्रोजेक्ट के साथ अपने कनेक्ट करना है और फायरबेस की ऑथेंटिकेशन यूज करनी है। क्या करेंगे सबसे पहले? ठीक है भाई, सब कर दिया हमने बंद। सबसे पहले हम जाएंगे भाई firebase.google.com। उसके बाद हम क्या जाएंगे, कंसोल में। यहां पे नहीं था हमारा अकाउंट, कौन सा था, दूसरा वाला। प्रोजेक्ट कैसे बनाया था याद है? वरना दूसरा बनाना पड़ेगा, इसकी भी लिमिट खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा, जैसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे तो आपको सामने ये ऑप्शन नजर आएगा ऐड ऐप का। ऐड ऐप जैसे करेंगे ना तो आपके पास ये खुल जाएंगे ऑप्शन, एप्पल, एंड्रॉइड और वेब और यूनिटी और फ्लटर सब खुल जाएंगे। सही है ना? अच्छा, हमने पहले से ही ये चीज़ सेलेक्ट कर ली थी। हमने क्या सेलेक्ट किया था, वेब। तो ये हमारी ऑलरेडी ऐप बनी हुई है। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो जो चीज़ वहाँ हमें मिलती है वो यहाँ मिल गई। ठीक है ना भाई, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं।
npm cdn config, हमें क्या चाहिए cdn, तो हमारे पास cdn वाली डिटेल आ गई। npm ही है ना, लेकिन अभी वो इंस्टॉल आपने सीखा नहीं है ना, नॉट मॉड्यूल्स वाली चीज़, पैकेज डॉट जेसन वगैरह ये सब आगे सीखना, ये रिएक्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। तो वे हमने सेलेक्ट किया, सारा कोड कॉपी किया, अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में आए, हमने एक सेपरेट फाइल बनाई है जिसका नाम है firebase.js, वहाँ पे कर दिया पेस्ट। अच्छा, क्योंकि उसने HTML के हिसाब से दिया था तो हम यहाँ से HTML वाली चीज़ें जो है वो हटा देते हैं, ये कमेंटिंग वगैरह भी हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, ये कोड कैसे आया वहाँ से आप, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन में आए, साइन इन मेथड में आए और ऐड प्रोवाइडर में से जाके ईमेल पासवर्ड को कर दिया था हमने इनेबल्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे ये स्टेटस इसका इनेबल आना चाहिए, ये लाजमी देखना है आपने, वरना चलेगा नहीं। ये करने के बाद ऊपर ये ऑप्शन है गो टू डॉक्स का, टॉप पे, टॉप राइट पे, याद चाहिए, तो इसको हमने क्लिक किया, हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे बिल्ड का ऑप्शन है, बिल्ड के ऑप्शन में गए और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना भाई। और लेफ्ट साइड पे सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया वेब और हमने सेलेक्ट कर दिया गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में चीज़ें बोल रहा है कि भाई आपने इंस्टॉल कर लिए या फायरबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट वगैरह कर लिया है, तो कर लिया है भाई हमने, ठीक है ना। ये सब कुछ हमने कर लिया है, ये सारी चीज़ें हमने लगा ली हैं, बस ये अब अच्छा एक चीज़ ये हमें बता रहा है कि आप जो है ना गेट ऑथ के मेथड को इंपोर्ट करो और गेट ऑथ को इस तरह इनिशियलाइज कर दो, कॉल कर दो। तो हम क्या करेंगे, गेट ऑथ को यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे आगे करेंगे पेस्ट और सिर्फ इसका ये नेम हटाकर cdn को कॉपी पेस्ट कर देंगे। और मैंने इसका स्टैंडर्ड क्या बताया, सिर्फ नेम चेंज करना है, जैसे फायरबेस app.js लिखा हुआ था यहाँ कर देना नीचे में firebase-auth.js, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज नीचे क्या लिखी हुई है, इनिशियलाइज फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड गेट अ रेफरेंस टू द सर्विस, कि भाई इनिशियलाइज करो और उसका रेफरेंस ले लो। तो यही सेम कोड यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा, इसके अंदर जो ऐप मिल रही है कौन सी वाली, जो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज की थी। अच्छा, इस फाइल से हमने एक्सपोर्ट कर दिया ऑथ को, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए, साइन अप न्यू यूजर्स, ठीक है, ये आ गया इसका कोड। फायरबेस ऑथ से ही जहां से हमने गेट ऑथ को इंपोर्ट किया था वहीं से ही एक और मेथड इंपोर्ट करना है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने आया कॉमा डाला, मैंने लिखा क्रिएट, या तो वहीं से कॉपी पेस्ट मार दो या पूरा लिख दो, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ऑथ में से आएगा। और इसको भी यहाँ से ऑथ के साथ एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है भाई। इस फाइल में हमने क्या क्या काम किया, फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पास की, ऑथ गेट ऑथ के मेथड से ऑथ को कॉल करवाया, उसका रेफरेंस यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और उसके साथ साथ क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड वाला मेथड भी एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब हम इसको करेंगे यूज। जावास्क्रिप्ट में हमने इतना कोड लिखा हुआ है, इसमें हो क्या रहा है, एक फॉर्म बना हुआ है हमारे पास जिसमें हम यूजर से ईमेल एंड पासवर्ड ले रहे हैं और जैसे ही वो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता है ये फंक्शन कॉल हो जाता है और इस फंक्शन के अंदर हमें ईमेल और पासवर्ड मिल जाता है। सर ये सिर्फ ऑथ के लिए हमने गेट ऑथ का वो क्यों लगाया फंक्शन? तो और किसके नहीं लगा है सर ये क्रिएट यूजर पासवर्ड ये नहीं हो? क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड जो है ना, ये एक मेथड है जिसको ऑथ का रेफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑथ सिर्फ ऑथ के लिए लगेगा। अच्छा, ये जो मेथड्स है ना, ये सर्विस के हिसाब से लगे हैं। जैसे ऑथ सर्विस यूज की तो इसका गेट ऑथ, फाइल स्टोर यूज करेंगे उसका होगा गेट फाइल स्टोर, स्टोरेज यूज करेंगे उसका होगा गेट स्टोरेज। तो सबका ना रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है। ये फायरबेस का स्टैंडर्ड है। फायरबेस बोला पहले रेफरेंस बनाओ और जब भी आप इसको
क्रिएट यूजर या ऑथ से रिलेटेड किसी भी मेथड को कॉल करोगे ये रेफरेंस साथ में पास करना, ठीक है ना भाई। मतलब इसने हमारी ऐप को ऑथेंटिकेशन में रजिस्टर करके रख दिया, ठीक है। तो जब भी हम मेथड कॉल करेंगे इसको ये रेफरेंस पास करेंगे कि भाई आपको याद होगा हमने इनिशियलाइज करवाया था, तो उसी में हमारे इस मेथड को यूज करके यूजर को रजिस्टर करवा दो या लॉगिन करवा दो, ठीक है भाई। तो अब इस फाइल में आके हम इंपोर्ट करेंगे। अच्छा थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे देखिए सारा कोड लिखा हुआ है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसमें देखिए ये मांग रहा है हमसे ऑथ और आगे मांग रहा है ईमेल एंड पासवर्ड। अब ऑथ ये क्या चीज़ है, वही वाली चीज़ जो हमने ऊपर बनाई थी, ठीक है। हमने इसको यहाँ नहीं बनाया बल्कि सेपरेट फाइल में बना दिया। सेपरेट फाइल में बनाने का रीज़न क्योंकि ऑथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे हर जगह चाहिए होगा, तो बार बार इसको बनाने के बजाय हमने एक फाइल में बना के इसको एक्सपोर्ट कर दिया कि जब भी रेफरेंस पास करना होगा हम उस फाइल से इसको इंपोर्ट करवा के पास कर देंगे। क्लियर? अच्छा अब ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन देखे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। और इसको कहाँ से मिला? अभी कहीं से नहीं मिला, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है ना भाई, और फाइल का पूरा नेम दे देना। तो और यहाँ से मिल गया क्रिएट और क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। अभी ये डिफाइंड नहीं है, ये कहाँ से मिलेगा? ये भी इंपोर्ट होगा क्योंकि इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया, कॉमा क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा अब यहाँ पे दो चीजें नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अभी इसमें डिफाइन तो है लेकिन पूरा पूरा एलिमेंट उठ के चले जाएगा। हमें क्या करनी है, सिर्फ वैल्यूज भेजनी है। तो क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू और आगे लिखेंगे पासवर्ड डॉट वैल्यू। अब क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड ये एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि फायरबेस ने हमें दिया है, और फायरबेस ने बोला है कि भाई इस फंक्शन को कॉल करो और मुझे तीन चीजें दो। कितनी चीजें दो? तीन चीजें। कौन कौन सी? एक रेफरेंस जो कि बनाया शुरू में, और एक ईमेल और एक पासवर्ड। ये तीन चीजें दो। मैं क्या करूंगा, यूजर को अपने पास रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स में बता दूंगा कि भाई ये यूजर है, मैंने रजिस्टर कर दिया। क्लियर है? और रजिस्टर कर देगा तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा यूजर। या इसको भी कटाओ, सिर्फ यूजर क्रेडेंशियल को कंसोल करवा के देख लेते हैं, ठीक है ना भाई। और अगर आपने जो डिटेल्स दिए, ऑथ जो दिया है, ईमेल जो दिए, पासवर्ड जो दिया है, अगर इन तीनों में से किसी में कोई इशू होगा तो मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दूंगा और आपको जवाब दे दूंगा किसमें, कैच में, console.log एरर, ठीक है भाई। अच्छा जी अब चलाते हैं। रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, ना ईमेल दी ना पासवर्ड, एरर आ गया। क्या एरर आया? इनवैलिड ईमेल, कि ईमेल क्या गई होगी, एम्प्टी, ठीक है ना भाई। अच्छा अब ईमेल हम सही देते हैं और पासवर्ड देते ही नहीं, रजिस्टर करते हैं, एरर आ गया। क्या बोल रहा है? ये सारी चीजें जो हमें बनानी पड़ती फायरबेस ने बना के दी, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है, आपने अपने एंड पे भी चीजों को वैलिडेट करना है, ठीक है। अच्छा मिसिंग पासवर्ड आ गया, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3, रजिस्टर किया, दोबारा एरर आ गया। क्या बोल रहा है? पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, कि पासवर्ड में 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये फायरबेस का रूल है। आप अपनी मर्जी का रूल भी बना सकते हैं फ्रंट एंड में। आप बोले 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, अपर केस लोअर केस ये होना चाहिए, ये सब करके फिर फायरबेस को आप पास कर दें। अच्छा पासवर्ड भी सही देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर दबाया तो अब हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। यूजर को मैंने कंसोल नहीं करवाया था, इसको अगर मैं कंसोल करवाता तो सारी डिटेल मेरे पास आती है। दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर। अच्छा अब इसने क्या बोला कि भाई जो ईमेल आपने प्रोवाइड किए वो
ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यूजर बन चुका है। जब फेसबुक में आप बनाते हैं ना फेसबुक अकाउंट, उसमें ईमेल डालते हैं जिसपे पहले से अकाउंट बना हुआ हो तो बोलता है भाई पहले से मौजूद है, ठीक है ना। एक जीमेल जिसने ले ली दोबारा जीमेल का अकाउंट नहीं बना सकता, तो सेम चीज यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरी ईमेल देते हैं, 1 2 3 दे देता हूँ, रजिस्टर करते हैं तो यूजर क्रेडेंशियल आ गई। ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है जो फायरबेस ने हमें दिया है और इसके अंदर एक यूजर होता है। ऑपरेशन टाइप इसने बता दिया कि भाई साइन इन भी हो गया यूजर और रजिस्टर भी हो गया है, और ये यूजर की आपकी डिटेल है, ये एक्सेस टोकन है, ईमेल है, डिस्प्ले नेम कुछ भी नहीं है। तो इस काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन में हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ये है, यूआईडी फिलहाल। अच्छा, ये यूआईडी जो है ना, ये एक यूनिक आईडी फायरबेस ने बनाई है और हमारे यूजर को दे दिए। अब जब भी हम इस यूजर को लॉगिन करेंगे, अच्छा ये जो फंक्शन था ये क्रिएट करने का था, लॉगिन का फंक्शन अलग है। तो जब भी हम इस यूजर को लॉगिन करेंगे तो फायरबेस उसके साथ यही वाली आईडी लाके देगा। क्लियर है? अच्छा, अब हमें फायरबेस में देखना है कि कौन कौन से यूजर हमारे पास अब तक रजिस्टर हो गए। तो हम आएंगे वापसी फायरबेस में और फायरबेस की ऑथेंटिकेशन के अंदर यूजर्स का सेक्शन है, इसमें आएंगे और यहाँ पे देखिए कितने यूजर नजर आ रहे हैं। प्रोवाइडर क्या था, ईमेल, क्रिएटेड, साइन इन और यूजर आईडी। ये वही यूजर आईडी है जो वहां पे आपको मिलेंगे। क्लियर है? ये था यूजर को रजिस्टर करवाने का फंक्शन, और एक हमारे पास होता है यूजर को साइन इन। थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्या लिखा हुआ है, साइन इन एग्जिस्टिंग यूजर्स। सारी चीजें वही है, बस फंक्शन का नाम चेंज होगा। उसका नाम क्या था, क्रिएट यूजर, इसका नाम क्या है, साइन इन यूजर। फायरबेस में आए, क्रिएट यूजर था, एक और फंक्शन इंपोर्ट किया साइन इन वाला, नीचे आए साइन इन विद ईमेल, ठीक है, और यहां पे भी कर लिया इसको इंपोर्ट। अच्छा, वैसे अलग अलग पेज बनते हैं, मैं अभी यहीं पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। आप अलग अलग पेज बनाना, फंक्शन अलग अलग, सब अलग अलग। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट यूजर को हटा रहा हूँ और इसकी जगह साइन इन दे रहा हूँ। सारी चीजें सेम है। अब देखते हैं। अच्छा, अब मैंने ऐसी ईमेल दे दी कि जो फायरबेस में है ही नहीं, तो क्या होगा, एरर देगा। क्या बोल रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, कि भाई ये है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। और वो सारे एरर इसमें भी आएंगे कि ईमेल सही नहीं है, पासवर्ड मिसिंग है। अच्छा, ईमेल सही देते हैं और पासवर्ड गलत दे देते हैं, क्या बोलता है वो, इनवैलिड क्रेडेंशियल, कि भाई आपकी क्रेडेंशियल जो है वो गलत है। ईमेल सही दी, पासवर्ड भी सही दिया, 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर किया, यूजर क्रेडेंशियल आया और इसके अंदर यूजर में आपके पास यूजर आईडी वगैरह सब आ गया। क्लियर है? यूजर को रजिस्टर किया, यूजर को साइन इन किया। ये क्यों जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, फेसबुक, कि भाई यूजर का जो जितना भी डेटा है हमारी वेबसाइट के अंदर इस यूआईडी के बेस पे सेव हो रहा हो, ठीक है। जब भी हम फेसबुक खोलते हैं, हमारा अकाउंट खुलता है और हमारे अकाउंट का जो भी डेटा है वो हमें शो हो जाता है, ठीक है। तो ये अकाउंट इसलिए जरूरी होता है। सर इसमें फॉरगेट पासवर्ड वाली चीज कर सकते हैं? सारी चीजें। अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन में क्या क्या चीजें बताता हूँ। ईमेल वेरीफाई करवा सकते हैं, ईमेल भेज के, सेंड ईमेल का फंक्शन है। अच्छा, जितने भी फंक्शन है ना सारे सेम है। जैसे ये फंक्शन है ना, साइन विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्रिएट, सारे फंक्शन सेम है। एक फंक्शन होगा सेंड ईमेल, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। एक फंक्शन होगा सेंड फॉरगेट पासवर्ड ईमेल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। कैसे पता चलेंगी, थोड़ा सा नीचे आए। अच्छा, एक चीज होती है हमारे पास, अच्छा एक जरूरी चीज ना, कि मैंने जीमेल खोली हुई अपनी, मैं रीलोड कर रहा हूं फिर भी खुली हुई, लॉग आउट क्यों नहीं हो रही, आप पता है
सेशन की वजह से। सेशन क्या है? जैसे जब हम कोई भी चीज को लॉगिन करते हैं तो उसका एक सेशन रख देते हैं, उसकी आईडी क्रिएट हो जाती है यूनिक। तो सीन ये है कि यार जीमेल पे ना मैंने अकाउंट बनाया हुआ है और उस अकाउंट को मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, और मेरी जो इंफॉर्मेशन है ना, यूआईडी और सारी टोकन वगैरह, वो सारे मेरे पास ब्राउजर के अंदर स्टोर है, ठीक है, जिससे गूगल मुझे वेरीफाई कर रहा है और मेरा अकाउंट जो है मुझे ओपन रख के दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा हमारे पास स्टोरेज जो है ना वो 3 टाइप की होती है ब्राउजर में, एक लोकल स्टोरेज, एक सेशन स्टोरेज और एक कुकीज, ठीक है ना, सारी यहीं पर ही होती हैं। देखें कैशे भी यही होता है, स्टोरेज ही होती है टेम्पररी, ठीक है। अच्छा, इन स्टोरेज का ना अलग अलग पर्पज है। लोकल स्टोरेज आपने पढ़ी है, याद होगा, ठीक है, 10 KB तक की शायद इसकी लिमिट होती है, ठीक है, सर्च करना वरना एग्जैक्ट लिमिट पता चल जाएगी आपको। लोकल स्टोरेज का काम ये होता है कि कोई भी डेटा आप ब्राउजर में सेव करवा दें, टैब बंद कर दें, ब्राउजर क्लोज कर दें तो भी रहेगा, ठीक है ना, जिस वेबसाइट पे आपने सेव करा था रहेगा। सेशन स्टोरेज का काम ये होता है कि जब भी आप इसमें कोई डेटा सेव करवाएंगे और उसके बाद जब आप टैब क्लोज कर देंगे तो टैब क्लोज करने पर जितना भी सेशन स्टोरेज में डेटा है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी, जैसे बैंक की वेबसाइट है, कोई भी बैंक की वेबसाइट आपने खोल ली, अपना अकाउंट खोल लिया, ठीक है, आपने टैब क्लोज किया, टैब ओपन करोगे आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, नोट किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ऐसा क्यों? वो कॉन्फिडेंशियल है, उसमें सेंसिटिव डिटेल है कि ज़्यादा देर तक आपको लॉगिन रखना वो अलाउ नहीं कर रहे, आप टैब क्लोज करेंगे वो लॉग आउट हो जाएगा। तो सेशन स्टोरेज में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। कुकीज़ में भी डेटा स्टोर होता है। कुकीज़ में ना लेकिन एक तरीका ये होता है, सर्वर से यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं आप, सर्वर से कोई डेटा आ रहा है और उसको यहाँ पे सर्वर के थ्रू ही स्टोर कर देंगे, इसका ये एक बेनिफिट होता है। और इसके लिए ना यूज़र की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि यूज़र एंड से इसमें डेटा सेव नहीं कर रहा है बल्कि सर्वर से कर रहा है, ठीक है, कुकीज़ में, ठीक है ना। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मतलब जैसे हम कुकी में डेटा स्टोर कराते हैं बैकएंड से, हम जब वेरीफाई करते हैं कि अगर यूजर लॉगिन है तो होम पेज पे चला जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो सेशन स्टोरेज में कराना चाहिए। अगर पर्पजेस बताया ना मैंने, पर्पजेस कि अगर आपकी सेंसिटिव डिटेल है, बैंक की ऐप है, तो सेशन स्टोरेज में ये होगा कि टैब क्लोज होगा, डेटा डिलीट। अगर आपने डेटा डिलीट नहीं करना, डेटा रखना है, तो लोकल स्टोरेज। अच्छा, अगर आपने डेटा को सर्वर से कंट्रोल करना है तो कुकीज। तीनों के अलग अलग पर्पज हैं, तो तीनों यूज करें अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से, जहां जिसकी जरूरत पड़े, ठीक है ना भाई। कुकीज में भी यहाँ रहता है, कुकीज में बस यूजर की परमिशन चाहिए होती है डेटा सेव करने की, नहीं हाँ होता है, स्टोर होता है, कुकीज में रहता है डेटा। अच्छा, कुकीज का एक फायदा ये होता है कि जब भी आप फ्रंट एंड से बैक एंड को कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उस रिक्वेस्ट में आपकी कुकीज की इंफॉर्मेशन भी जारी होती है कि इसके पास ये कुकी है, ठीक है ना। तो इसके बेस पे काफ़ी सारे काम करते हैं। अब जैसे किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं, आपको एकदम पॉपअप नज़र आता है कि भाई सेल लगी हुई है 50% ऑफ, दोबारा रीलोड करते नज़र नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, कुकीज़ में सेव करवा देते हैं, हाँ भाई इसने ये वाला पॉपअप देख लिया है, बैकएंड को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो अभी देखिए, अगर मैं कुकीज़ डिलीट कर दूँ ना यहाँ से सारे, क्लियर 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 और क्लियर, ठीक है, और रीलोड करूं, इसने क्या कर दिया, लॉग आउट कर दिया। क्यों कर दिया लॉग आउट? क्योंकि अब ये मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये मैं ही हूं। इसने क्या किया था, मेरे लॉगिन करने पर मेरे स्टोरेज में, कुकीज में कुछ आईडीज स्टोर की थी, कुछ टोकन स्टोर किए थे, जो जब भी मैं पेज को रीलोड करूं या किसी को ईमेल भेजूं तो वो बैकएंड पे साथ जाते थे और ये मुझे वेरीफाई कर लेता था कि भाई ये बंदा है, ठीक है। तो अब मैंने वो सारे डिलीट कर दिया, इसने मुझे लॉग आउट कर दिया। अच्छा, तो फायरबेस
ये सारा काम जो है ना हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन फायरबेस की एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आप साइन इन करते हैं ना तो ये कुकीज और ये सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेता है। इसको पता चल गया है अभी फायरबेस को कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। हमने कुछ भी नहीं किया अपना एंड से, ना हमने कोई डेटा सेव किया, ना हमने कोई स्टोरेज सेव की, कुछ भी नहीं किया। फायरबेस ने सारी चीज़ें अपने एंड पे हैंडल कर ली। आप यहाँ पे एप्लीकेशन में आके देखेंगे तो सेशन में या लोकल स्टोरेज में, नहीं कुकीज़ में ही होगा, ठीक है, शो नहीं हो रहा है, बल्कि फायरबेस शायद करता है इंडेक्स डीबी में। यहाँ पे ये एक टेम्परेरी डेटाबेस होता है, ठीक है, ये भी एक समझे स्टोरेज है ब्राउज़र की, ये टेम्परेरी डेटाबेस है। तो फायरबेस ने सारी इंफॉर्मेशन यूज़र की यहाँ पे सेव कर दी। अच्छा, अब एक फायरबेस ना हमें फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला ऑन ऑथ स्टेट चेंज। ये फंक्शन क्या करता है, वेरीफाई करके बताता है कि यूज़र इस ब्राउज़र में लॉगिन है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब यूज़र ने लॉगिन कर दिया आपकी वेबसाइट पे, लॉगिन करने के बाद यूज़र ने रीलोड किया तो आप उसको कहाँ पे भेजोगे, कौन सा पेज शो करोगे, और इसका पता कैसे लगाओगे कि उसने लॉगिन किया है? या तो मैनुअली आप उसकी आईडी को लोकल स्टोरेज में खुद से सेव करवाओगे, लेकिन यहाँ पे फायरबेस एक अच्छी चीज़ ये दे रहा है कि वो खुद मैनेज कर रहा है। तो फायरबेस का ये वाला फंक्शन यूज़ करके देखते हैं, ऑन ऑथ स्टेट चेंज। देखिए मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट, बल्कि यहाँ से यहाँ पे भी करना है, फायरबेस से मंगवाया, ऑथ से, यहाँ से किया इसको एक्सपोर्ट और यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट, ठीक है। कॉपी किया सारा, या तो किसी फंक्शन में डाल दें या डायरेक्ट डाल दें ऊपर। अगर यूजर लॉगिन होगा तो इफ चलेगा, वरना एल्स चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसोल करा दें कि भाई नॉट लॉगिन, ठीक है भाई। तो क्या चल रहा है, ठीक है, पेज रिलोड कर रहा हूँ, यूजर आ जा रहा है। कैसे? क्योंकि यूजर लॉगिन किया है हमने। कौन सा यूजर लॉगिन किया था? gos@gmail.com वाला। अच्छा, अब दूसरा करते हैं, एक और बनाया था ना मैंने, कौन सा बनाया था? 1 2 3 पासवर्ड देते हैं, 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया। अब रीलोड कर रहा हूँ, कौन सा आ रहा है? मतलब फायरबेस हमारे सेशन को खुद मेंटेन कर रहा है और हमें वेरीफाई करके बता रहा है कि हाँ भाई यूजर आपका लॉगिन है। तो लॉगआउट कैसे करेंगे? लॉगआउट के लिए फायरबेस फंक्शन दे रहा है, हर चीज का फंक्शन है फायरबेस में। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको जो है ना मैनेज यूजर्स में आएंगे, मैनेज यूजर्स। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा साइन आउट। काफी सारे और भी मेथड है, सर्च करते हैं। अच्छा, इस वाले पेज पे नहीं है, हो सकता है दूसरे पेज पे। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, ये रहा भाई, ठीक है। कौन सा फंक्शन है? साइन आउट। और इसको सिर्फ ना ईमेल देनी ना पासवर्ड देना है, सिर्फ रेफरेंस देना है। तो ये क्या करेगा, बंदे को साइन आउट कर देगा। साइन आउट, यहाँ से क्या, इसको एक्सपोर्ट, एक फंक्शन बनाया अलग से ना, इसको बोल देते हैं लॉगआउट, क्योंकि नाम सेम हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने ये कॉल किया साइन आउट का फंक्शन, और यहाँ पे आप करवा दो console.log साइन आउट, ठीक है। अब इस लॉगआउट के बटन को एक बटन बना दो आप HTML के ऊपर, इसका नाम रख दो लॉगआउट, आईडी दे दो
लॉग आउट btn, ठीक है भाई। और इसी तरह से आपने जिससे ये किया हुआ है, नीचे आके लॉग आउट बटन को गेट किया, ऐड इवेंट लिस्नर, और इस पे क्या कॉल कर दिया, लॉग आउट, ठीक है। अब ये बन गया आपका लॉग आउट का फंक्शन। देखिए अभी रीलोड कर रहा हूँ, यूजर आ रहा है भाई। अब मैंने लॉग आउट किया, साइन आउट इज नॉट डिफाइंड, क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, मतलब उस फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया था लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। अभी रीलोड किया, यूजर आ रहा है, मैंने कहा लॉग आउट, यूजर क्या आ गया, साइन आउट, और ऊपर लिखा हुआ आ गया नॉट लॉगिन। दोबारा रीलोड करूंगा, क्या बोल रहा है, ठीक है। मतलब हमने कुछ भी मैनेज नहीं किया, ना हमने लोकल स्टोरेज में कुछ ऐड किया, ना हमने कुकीज में कुछ ऐड किया, सारी चीजें मैनेज की फायरबेस ने, ठीक है। तो हमने ऑथेंटिकेशन कर क्रिएट यूजर कर लिया और साइन इन यूजर कर लिया। अच्छा अब सीखना है ना अगर, तो हमने क्या करना है, एक अच्छा सा लॉगिन साइन अप का पेज बनाना है अलग अलग, और एक बनाना है आपको प्रोफाइल का पेज। करना क्या है, रजिस्टर लॉगिन करना है, और जैसे ही लॉगिन हो जाए तो यूजर चले जाए प्रोफाइल के पेज पे, और उस पे उसको वहां पे अपनी ईमेल वगैरह नजर आ जाए, ठीक है ना। और एक टास्क आपका ये जो खुद से करना है कि प्रोफाइल के ऊपर ना ईमेल नजर आए, यूजर का आइकन बना हो, पिक्चर अच्छी सी बनी हुई हो, और नीचे ना एक की आ रही होगी ईमेल वेरीफाइड। जब आप लॉगिन करते हैं ना तो इसके अंदर एक की आती है आपके पास, कौन सी की होती है, ईमेल वेरीफाइड वाली, ये वाली। ये क्या आ रही है, शुरू में फॉल्स आ रही है, ठीक है। तो आप प्रोफाइल के ऊपर अगर ईमेल वेरीफाइड फॉल्स हो तो उसकी ईमेल के नीचे दिखाना नॉट वेरीफाइड, क्या दिखाओगे, और नॉट वेरीफाइड के नीचे एक बटन होगा, उस पर लिखा हुआ होगा सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक, क्या बटन होगा। और फायरबेस आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो ईमेल सेंड करता है, उस फंक्शन को यूज करके ईमेल भेजोगे, यूजर के पास ईमेल जाएगी, उस ईमेल पे लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेगा, ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, दोबारा आगे प्रोफाइल पे रीलोड करोगे तो ये लिखा हुआ जाएगा ईमेल वेरीफाइड। अच्छी सी यूआई बना देना, चेक दिखा देना, ठीक है भाई। ये टास्क हो गया आपका, ये खुद करना है। फंक्शन कहाँ पे होगा, यहीं कहीं होगा, खुद ढूंढना है, फंक्शन यहीं कहीं होगा, ठीक है ना, मैंने यूजर में होगा या यहीं कहीं आपने खुद ढूंढना है और खुद उसको यूज करना है, हो जाएगा भाई। तो ये आपका टास्क है। क्या बता दूं, रिकॉर्ड हो गया ना, सुन लेना, ठीक है भाई। टास्क रह गया, आधा घंटा है हमारे पास, अब मैं टास्क देता हूं आपको, ठीक है ना भाई, दे दें। चलो खैर अभी ये वाला काम करो, फिर नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं आपसे टास्क, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज। फंक्शन